कॉलेज के प्राचार्य महोदय और विद्यार्थी मित्रों, मैं आप सभी से हिंदी में बात करूंगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं उत्तर भारत का रहने वाला हूं, स्वल्प कन्नड़ भाषा भी सीखता हूं, इसलिए बहुत अच्छा कन्नड़ में बात नहीं कर सकता, हिंदी कन्नड़ मिक्स करके बात करूं। मैं आपसे एक बहुत गंभीर समस्या के बारे में कुछ शेयर करने आया हूं, संवाद करने आया हूं, चर्चा करने आया हूं। अपने भारत देश को एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गई है, बहुत गंभीर समस्या हो गई है। वो समस्या ये है कि अपने भारत देश पर बहुत अधिक मात्रा में विदेशी साल हो गया है। बहुत अधिक हमारे देश ने लोन ले लिया है। दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जैसे अमेरिका, जर्मनी, जापान, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, वो देशों से हमारे देश की सरकार ने साल ले लिया है। अभी साल कितना हो गया है? भारत देश को 18 लाख कोटी रुपए साल हो गया। अभी 18 लाख कोटी रुपए बहुत होता है, बहुत जास्त। अभी आप यदि 18 लाख कोटी रुपए लिखना चाहेंगे, इसको राइट डाउन करेंगे तो 18 लिखना होगा, उसके आगे हदनाकू शून्य लगाना हो। इतना साल हो गया। यदि आप इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो कैलकुलेटर फेल हो जाता है, और यदि आप पेपर पे लिखेंगे तो कंप्लीट एक लाइन पूरा तो कवर हो जाता है। इतना 18 लाख कोटी रुपए। ये भारत देश ने साल कभी लिया? 1947 में जब ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तभी साल रहित देश था, साल मुक्त देश था 1947। फिर 1952 में भारत देश में एक पंचवार्षिक योजना बना, 5 ईयर प्लान। वो पंचवार्षिक योजना से हम लोगों ने साल लेना प्रारंभ किया। पहली बार हमने साल लिया 1952 में, सेकंड टाइम हमने लिया 1957 में, थर्ड लिया 1962 में, फिर 1967, 1972, 1977। जब भी भारत में पंचवार्षिक योजना बन गया तो हमने साल ले लिया। एक और मुश्किल हमारे देश में हुई 1947 के पश्चात 2003 के बीच में भारत देश को बार बार विदेशी हमले का शिकार होना पड़ा। फॉरेन अटैक्स हमारे देश पे बहुत हुए। फॉर एग्जाम्पल 1947-48 में पाकिस्तान ने अटैक किया जम्मू कश्मीर में। 1962 में चाइनीज अटैक हुआ। 1965 में अगेन पाकिस्तानी अटैक हुआ। 1971 में अगेन पाकिस्तानी अटैक हुआ, और 2001 में कारगिल वॉर हुआ, वो आप सभी जानते हैं। तो 5 टाइम्स हमारे देश को विदेशी हमला हुआ। तो विदेशी हमले में बहुत सारा लॉस होता है पैसे का। आप जानते हैं वेपन्स परचेज करने पड़ते हैं, बहुत बार हमारे सैनिकों के लिए तो तकलीफें होती हैं। तो जब भी विदेशी हमला होता है, अटैक होता है, तो भी हमें साल लेना पड़ता है। 1952 से जो साल लेना हमने प्रारंभ किया, अभी 2003 में भारत देश में करीब 28 स्टेट्स हैं, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश। तो सभी स्टेट्स गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने 18 लाख कोटी रुपए साल ले लिया। अभी प्रॉब्लम क्या है? सीरियस प्रॉब्लम अपने देश का ये है कि ये जो साल है, इसका हमें बड्डी पेमेंट करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये तो प्रॉब्लम है। अभी इंटरेस्ट कितना है पर ईयर? भारत देश का जो नेशनल इनकम है, टोटल नेशनल इनकम, उसका 50% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। हमारा जो नेशनल इनकम है वो 2,50,000 कोटी रुपए, और हमें जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो 1,20,000 कोटी रुपए। अभी क्या होता है कि जो नेशनल इनकम है वो कहां से आता है? नेशनल इनकम आता है आप जो टैक्स पे करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग टैक्स पे करते हैं, सभी भारतीय नागरिक टैक्स पे करते हैं। और 2 तरह का टैक्स हम पे करते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मीन्स इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, दीज आर डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस मीन्स सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स, टोल टैक्स, लोकल टैक्स, ये सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो टैक्स के रूप में हम जो पे करते हैं गवर्नमेंट को, वही हमारा इनकम।
जब भी वो इनकम आता है तो वो मैंने आपसे कहा 2,50,000 कोटी रुपए, लेकिन वो इनकम का 50% इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। तो अभी हमारे देश में बहुत कम पैसा बचता है और जो बचा हुआ 50% है वो सभी राजकारणी पॉलिटिशियंस को सैलरी देने में समाप्त हो जाता है। अभी हमारे नेशनल इनकम का 50% इंटरेस्ट में गया और 50% राजकारणियों को सैलरी देने में चला गया। अभी जो राजकारणी हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका सैलरी कैसा है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति, उनका सैलरी का बिल प्लस उनका जो प्रेसिडेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन, उसका 1 वर्ष का खर्च वो 59 कोटी रुपए। प्रेसिडेंट प्लस प्रेसिडेंट हाउस दोनों को 1 वर्ष में 59 कोटी रुपए खर्च होता है। ये तो 59 कोटी रुपए तभी खर्च होता है जब भी प्रेसिडेंट बैचलर है। सपोज करिए उनका फैमिली होता तो कितना खर्चा होता। फिर वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट को 1 वर्ष में खर्च होता है 22 कोटी रुपए। फिर उसके नीचे प्राइम मिनिस्टर को 20 कोटी रुपए। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को 1 वर्ष का खर्च है 18 कोटी रुपए। फिर मिनिस्ट्री है पूरा, जिसमें 80 मिनिस्टर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में 80 मिनिस्टर हैं, टोटल उनका खर्चा है 400 कोटी रुपए पर ईयर। फिर भारत देश में 22 स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर हैं। अभी आप सोचें, कर्नाटक चीफ मिनिस्टर का 1 वर्ष का जो खर्च है वो 7 कोटी रुपए। आंध्र चीफ मिनिस्टर का 1 वर्ष का खर्च है 12 कोटी रुपए। ऐसे भारत देश में 28 चीफ मिनिस्टर्स हैं, सभी का 1 वर्ष का खर्च है 100 कोटी रुपए, 300 करोड़ रुपीस। फिर भारत देश में गवर्नर्स हैं, 28 गवर्नर्स हैं, प्रत्येक गवर्नर का 1 वर्ष का खर्च है 15 कोटी रुपए और 28 गवर्नर्स हैं, तो 15 कोटी मल्टीप्लाइड बाई 28, आप सोचिए इतना। फिर भारत देश में 850 एमपीज हैं, लोकसभा राज्यसभा, प्रत्येक एमपी का 1 वर्ष का खर्च है 50 लाख रुपए। फिर 4250 एमएलएज हैं, प्रत्येक एमएलए का 1 वर्ष का खर्च है 25 लाख रुपए। फिर भारत देश में 14,000 म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स हैं, प्रत्येक कॉर्पोरेटर का 1 वर्ष का खर्च है 15 लाख रुपए। फिर उसके नीचे भारत देश में ग्राम सभा के सरपंच हैं, 2,32,000 ग्राम सभा सरपंच हैं। अभी एक दिन मैंने सभी का सैलरी ऐड किया तो टोटल एडिशन है 70,000 कोटी रुपए, 70,000 करोड़ रुपीस पर ईयर हमारे पॉलिटिशियंस का सैलरी है। फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईसीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, उनका 1 वर्ष का सैलरी है 10,000 कोटी रुपए। तो 70,000 कोटी रुपए पॉलिटिशियंस, 10,000 कोटी रुपए ब्यूरोक्रेट्स, तो सैलरी बिल हो गया 80,000 कोटी रुपए। फिर उसके बाद आर्मी, एयरफोर्स, नेवल फोर्स, उनका टोटल एक्सपेंडिचर है 60,000 कोटी रुपए, 60,000 करोड़ रुपीस। ऐसे करके एक दिन मैंने सभी एडिशन किया तो हम जो टैक्स पे करते हैं वो सभी ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। हमारे टैक्स के पैसे से कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होता। फिर क्या होता है कि डेवलपमेंट का कुछ भी प्रोजेक्ट होता है उसके लिए सरकार को साल लेना पड़ता है। ऐसे करके साल हमारे देश में अभी बहुत अधिक हो गया है। एक प्रॉब्लम यह आया है कि जो देशों से हमने साल लिया है वो देशों का बहुत टफ कंडीशंस हमारे देश में लागू हो गया है। सपोज करिए आप स्टेट बैंक में जाएं साल लेने के लिए, तो स्टेट बैंक आपको कुछ कंडीशंस तो लगा देगा। आप पंजाब नेशनल बैंक से साल लेंगे वो भी कंडीशन लगा देगा। इवन आप किसी कोऑपरेटिव बैंक से लेंगे, लोकल बैंक से लेंगे, वो भी कुछ तो कंडीशन लगाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल बैंक से साल लेती है तो वो भी बहुत सारे कंडीशन लगाते हैं। एक बैंक है उसका नाम है वर्ल्ड बैंक, दूसरा एक बैंक है उसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। भारत सरकार यही 2 बैंक से मैक्सिमम साल लेती है। अभी उनका कंडीशन है
उनका कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन उनका यह है कि यदि हमें साल लेना है तो हमारा जो करेंसी है रुपया, उसको बहुत नीचे गिराना पड़ता है, उसका डिवैल्यूएशन करना पड़ता है, उसका मूल्य कम करना पड़ता है। तो भारत सरकार जब भी साल लेती है तो रुपये का, करेंसी का डिवैल्यूएशन होता है। 1947 में जब भी भारत देश स्वतंत्र हुआ तभी हमारा करेंसी और अमेरिकन करेंसी डॉलर दोनों सेम था। 1947 15 अगस्त 1947 को $1 $1 दोनों इक्वल था। अभी 2003 में $1 $42 है। हमारा करेंसी इतना नीचे आया, उसका एक ही कारण है, हमने साल ले लिया है। जो भी देश साल लेता है उसके करेंसी का डिवैल्यूएशन होता है। अभी करेंसी जब डिवैल्यू होता है तो उसमें से मूल समस्या होती है। फर्स्ट प्रॉब्लम यह होती है कि जब भी हम करेंसी को डिवैल्यू करते हैं तो विदेशी साल और जास्त हो जाता है। सपोज करिए 1947 में हम अमेरिका से $1 साल लें और 1948 में उसे रिपे करें, तो $1 इज इक्वल टू ₹1 1947 में। तो हमने $1 साल लिया और 48 में $1 दिया तो साल मुक्त हो गए। अभी 2003 में यदि हमें रिपे करना हुआ तो ₹42 देना पड़ेगा। अभी लिया था ₹1 देना पड़ेगा ₹42। तो जो विदेशी साल है वो बहुत जास्त होता है जब करेंसी को डिवैल्यू करते हैं। सेकंड सीरियस प्रॉब्लम उसमें यह होती है कि जब भी रुपये का डिवैल्यूएशन होता है तो जो हमें इंपोर्ट करना है, जो कुछ दूसरे देशों से हम परचेज करते हैं, खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, लाइफ सेविंग ड्रग्स, हैवी मशीनरीज, ये सभी का प्राइस जास्त होता है क्योंकि रुपये नीचे आएगा तो डॉलर ऊपर जाएगा। सपोज करिए 1947 में $1 का हम इंपोर्ट करें तो ₹1 देना पड़ेगा। 2003 में $1 का इंपोर्ट करें तो ₹48 देना पड़ेगा। सिमिलरली हम जो एक्सपोर्ट करेंगे उसका प्राइस बहुत कम हो जाएगा। 1947 में यदि $1 हम एक्सपोर्ट करें तो हमको $1 का एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अभी 2003 में ₹42 का करना पड़ेगा। तो हम जो एक्सपोर्ट करेंगे वो चीपर होगा, इंपोर्ट करेंगे वो कॉस्टलियर होगा। अभी इंपोर्ट कॉस्टलियर है, एक्सपोर्ट चीपर है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में लॉस होगा और वो लॉस को कंपेंसेट करने के लिए फिर से साल लेना पड़ेगा। पर ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो लॉस है वो 40,000 कोटी रुपए, 40,000 करोड़ रुपए, और उसके लिए फिर से साल लेना पड़ता है। ऐसा एक विशियस सर्किल हमारे देश में हो गया है। अभी इसमें एक और बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? हम जो भी देश से साल लेते हैं उसी देश के कंपनीज को इनवाइट करना पड़ता है बिजनेस के लिए। फॉर एग्जांपल हम अमेरिका से साल लें तो अमेरिकन कंपनीज को बिजनेस लाइसेंस भारत में देना होगा। यदि हम जापान से साल लें तो जापानीज कंपनी को बिजनेस लाइसेंस देना होगा। फिर यदि जर्मनी से साल लेंगे, जापानीज कंपनी को भारत में इनवाइट करना होगा। तो भारत देश में 18 लाख कोटी रुपए साल लेने के लिए 4,000 विदेशी कंपनियों को इनवाइट किया है सरकार। अभी 4,000 जो विदेशी कंपनियां भारत में हैं उनका बहुत बड़ा बिजनेस अभी प्रारंभ हो गया, स्टार्ट हो गया। वो कंपनीज वाले क्या करते हैं? टेलीविजन में बहुत बार एडवर्टीजमेंट देते हैं और वो एडवर्टीजमेंट को देखकर हमारे भारतीय नागरिक वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। जब भी हम विदेशी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ट्रांसफर हो जाता है भारत से। सपोज करिए आप मैसूर में रहते हैं और यदि आप अमेरिकन प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपका प्रॉफिट मैसूर से अमेरिका ट्रांसफर होगा। आप सपोज करिए मैसूर में रहते हैं और आप जापानीज प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो प्रॉफिट जापान ट्रांसफर हो जाएगा। यदि आप मैसूर में रहते हैं और ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो प्रॉफिट ऑस्ट्रेलिया ट्रांसफर होगा। भारतीय नागरिक 4,000 विदेशी कंपनियों का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो पर ईयर 90,000 कोटी रुपए प्रॉफिट चला जाता है। अब मुझे इस बात का बहुत दुख है कि भारत देश का 1 वर्ष में 90,000 कोटी रुपए प्रोडक्ट खरीदने से विदेश जाता है और 1,20,000 कोटी रुपए इंटरेस्ट पे करने से विदेश जाता है। माने पर ईयर 2 लाख कोटी रुपए देश का वेस्ट हो जाता है।
आप जानते हैं 1.5 लाख कोटि रुपए कितना होता है? यदि 1.5 लाख कोटि रुपए आपको दिया जाए और आप उससे गोल्ड परचेज करें तो कर्नाटक के सभी ग्राम का रोड गोल्ड से बन सकता है। कर्नाटक में 30,000 विलेजेस हैं, 30,000, सभी विलेजेस का रोड गोल्ड। कभी महमूद गजनबी ने भी नहीं किया, तैमूर लंग ने भी नहीं किया, अहमद शाह अब्दाली ने भी नहीं किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इतना भारत को नहीं लूटा, उससे बहुत जास्त लूट अभी हो रहा है हमारे देश में। अभी एक और प्रॉब्लम है कि ये जो विदेशी कंपनी भारत में आया नाल्को सावेर, इनका तो कुछ नाम है। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन, सीबगाएगी, सेंडोज, मैकडोनाल्ड, केंटकी फ्राइड चिकन, ऐसे ऐसे नाल्को सावेर कंपनीज हैं। उनका एडवर्टीजमेंट टीवी में आता है, हम सभी लोग वो एडवर्टीजमेंट देखते हैं और फिर वो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं। ये टेलीविजन में जब ये एडवर्टीजमेंट आता है वो इतना जास्त है, अभी तो आप टेलीविजन में न्यूज अगर सुनना चाहें तो पहले एडवर्टीजमेंट तो देखना पड़ेगा। कोई भी टीवी चैनल को आप ऑन करिए, वो 1.5 मिनट आपको न्यूज दिखाएगा और 3 मिनट एडवर्टीजमेंट दिखाएगा, फिर न्यूज, फिर एडवर्टीजमेंट, फिर न्यूज, फिर लास्ट में क्या होता है कि हमको न्यूज तो सभी भूल जाता है, एडवर्टीजमेंट तो याद रहता है। अभी जो एडवर्टीजमेंट हैं जो भी टीवी में आते हैं सभी फॉल्स होते हैं, लेकिन वो आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सोप है, उसका नाम है लाइफ बॉय, वो फॉरेन कंपनी का है। एक कंपनी आया है हॉलैंड से, उसका नाम है यूनिलीवर, भारत में उसने नाम रखा है हिंदुस्तान लीवर, ये डच कंपनी है। वो कंपनी लाइफ बॉय सोप बेचता है, उसका एडवर्टीजमेंट होता है लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। इसका अर्थ है कि लाइफ बॉय लगाने से आरोग्य आता है। अभी आप सोचिए लाइफ बॉय से आरोग्य आता है तो भोजन क्यों करते हैं, बंद कर दें आज से, और एक एक लाइफ बॉय परचेज करें, दिन भर उसको लगाते रहें, और चूंकि लाइफ बॉय आरोग्य का साबुन है तो उसको खाते रहें, तो बहुत अच्छा। ऐसा एडवर्टीजमेंट। ऐसी एक एडवर्टीजमेंट आता है, एक फुटबॉल प्लेयर है, वो फुटबॉल खेलना नहीं जानता, फिर लाइफ बॉय लगाता है तो तुरंत चैंपियन हो जाता है, इमीडिएट चैंपियन। अभी मैं सोचता हूं कि कोई भी फुटबॉल प्लेयर लाइफ बॉय लगाने से चैंपियन होता तो इंडियन फुटबॉल टीम तो वर्ल्ड चैंपियन होना चाहिए। लास्ट ईयर फुटबॉल का मैच हुआ, वर्ल्ड कप फुटबॉल, जापान एंड कोरिया 2 देशों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया। वो वर्ल्ड कप फुटबॉल में 46 कंट्रीज का टीम गया, लेकिन भारत का नहीं गया। भारत का टीम नहीं गया और दुनिया का सबसे छोटा देश, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, केमरून, केमरून आपको माहिती है मैसूर के बराबर का पूरा देश है। जितना बड़ा मैसूर सिटी उतना बड़ा एक कंट्री है केमरून। उसका टोटल पॉपुलेशन है 7 लाख, 10 लाख पॉपुलेशन का कंट्री केमरून। वहां का टीम गया खेलने और सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया उसने, और भारत 103 करोड़ पॉपुलेशन वाला नहीं गया टीम खेलने। मैंने बहुत रिसर्च किया क्यों नहीं गया टीम, तो माहिती मिला कि लाइफ बॉय नहीं था। अभी सभी टीम प्लेयर को एक एक लाइफ बॉय देते या पैकेट देते तो शायद चैंपियन हो जाते हम, ब्राजील भी हार जाता हमसे। ऐसा इडियोटिक एडवर्टीजमेंट आता है। टेलीविजन में कभी कभी एडवर्टीजमेंट आता है, लाइफ बॉय मैल में छुपे कीटाणुओं को धो डालता है। मैल को नहीं धोता, मैल में छुपे कीटाणुओं को धोता है, और कीटाणुओं को मारता नहीं है, धोता है। इसका अर्थ है कि जो कीटाणु मैल में छुपे हैं उनको धो पहुंचकर और तंदुरुस्त बना देते। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देता हूं। 1989-90 में मैं हॉलैंड गया था। हॉलैंड में मैं रिसर्च के काम से गया था। बेसिकली मैं साइंटिस्ट, CSIR में मैंने बहुत समय तक साइंटिफिक रोल में काम किया, फिर मैंने रिजाइन किया 92 में। उसके बाद ये जन जागृति काम शुरू किया। तो जब भी मैं साइंटिस्ट था तो बहुत बार मैं यूरोप में घूमने गया, कुछ तो सेमिनार्स में, सिंपोजियम्स में, रिसर्च पेपर प्रोड्यूस करने के लिए। ऐसे एक बार हॉलैंड गया, एम्स्टर्डम वहां का एक सिटी, वहां के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में मैं गया, तो वहां पे मैंने लाइफ बॉय सोप देखा, तो मैंने उसको ले लिया। अभी लाइफ बॉय पे लिखा हुआ था इंग्लिश में लाइफ बॉय, फिर लिखा हुआ था कार्बोलिक सोप, देन अगेन लिखा हुआ था ओनली फॉर डॉग्स। फिर मैंने माहिती लिया उस डिपार्टमेंटल स्टोर में, उसने कहा कि ये कुत्तों को नहलाने का साबुन है।
डॉग सोप है। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा इसका क्वालिटी बहुत खराब है। अभी वो लाइफ बॉय से यूरोप में डॉग्स नहाते हैं, हमारे देश में लोग नहाते हैं रगड़। क्यों होता है? ड्यू टू दिस इडियोटिक एडवर्टीजमेंट ऑफ टेलीविजन, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है, इस तरह का एडवर्टीजमेंट है। एक और उदाहरण देता हूं, टेलीविजन में बहुत एडवर्टीजमेंट आता है, एक छोटा सा बच्चा अंग्रेजी में चिल्लाता है, आई एम ए कॉम्प्लॉन बॉय। फिर एक बेबी कहती है, आई एम ए कॉम्प्लॉन गर्ल। इसका अर्थ मैं कॉम्प्लॉन का बेटा और मैं कॉम्प्लॉन की बेटी। अभी कॉम्प्लॉन क्या है? टिन का डब्बा। अभी उसका बेटा बेटी कहां से हो गया? ऐसा एडवर्टीजमेंट। एक बार मुझे मन में तो ऐसा हुआ, ये कॉम्प्लॉन क्या है, कैसे बनता है, इसका इंग्रेडिएंट क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल क्या इसमें यूज करते हैं। मैंने उसके लिए लेबोरेटरी टेस्ट कराया कॉम्प्लॉन का। अभी कॉम्प्लॉन कैसे बनता है? आपने ग्राउंडनट देखा, पीनट्स, ग्राउंडनट, उसमें से ऑयल तो निकाल लेते हैं। ऑयल निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है उससे कॉम्प्लॉन बनता है। अभी हमारे गांव में वो वेस्ट को हसू खाता है, गाय खाता है, एम्मे खाता है, उसी को कॉम्प्लॉन के नाम पे सभी एजुकेटेड लोग खाते हैं। अभी आप मैसूर में कोई भी शॉप में जाइए, आप ग्राउंड नट का वेस्ट खरीदिए 20 रुपीज पर केजी, कॉम्प्लॉन खरीदिए 180 रुपीज पर केजी। ऐसे हमको चीटिंग करते हैं ये सब। एक और एग्जांपल देता हूं, एक एडवर्टीजमेंट आता फेयर एंड लवली, गोरेपन का क्रीम। अभी फेयर एंड लवली लगाने से सभी लोगों का स्किन यदि व्हाइट होता तो साउथ अफ्रीकन लोग अभी भी क्यों ब्लैक हैं? मैंने एक बार क्या किया, फेयर एंड लवली मेरे घर में, मेरे गांव में, मेरे एम्मे को लगाया, बफेलो को लगाया, और 4 मंथ लगातार एवरी डे। अभी आज तक भी वो गोरा नहीं हुआ, वो काले का काला। दुनिया में ऐसा कोई क्रीम नहीं है जो स्किन का कलर चेंज करे। आपका स्किन कलर फिक्स, और वो फिक्स होता है जेनेटिक मटेरियल से जो ट्रांसफर हुआ आपके मदर फादर से आपको। अभी जो जेनेटिक मटेरियल के साथ कोई फिक्स हो जाता है स्किन कलर, वो किसी भी क्रीम से चेंज नहीं होता। ये साइंटिफिक ट्रूथ है। फिर भी ये कंपनी इडियोटिक एडवर्टीजमेंट देता है। एक कंपनी वाला बोलता है फेयर एंड लवली लगाओ, 21 डेज में व्हाइट स्किन होगा। दूसरा बोलता है 15 डेज में होगा, कोई बोलता है 7 डेज में होगा, कोई बोलता है इमीडिएट हो जाए। ऐसा इडियोटिक बात। आप जानते हैं साइंस तो ये कह रहा, आप तो सभी साइंस स्टूडेंट हैं, मैं आपको एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। ये स्किन का कलर फिक्स होता है मेलेनिन नाम के केमिकल से। हमारे बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड में बहुत सारे केमिकल्स हैं, उसमें एक मेलेनिन है। जो बॉडी में मेलेनिन कंटेंट मैक्सिमम है वो बॉडी ब्लैकिश होता है, जिसमें मेलेनिन कंटेंट मिनिमम है वो व्हाइटिश होता है। अभी ब्लैकिश और व्हाइटिश होने का क्या बेस है? वो बेस है एनवायरमेंटल कंडीशन। जो देश में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मैक्सिमम होगा वहां स्किन में मेलेनिन मैक्सिमम होगा। अभी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कौन से देश में मैक्सिमम होगा? जो गर्म देश है, जहां पर उष्णता बहुत होती है। फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडिया, दक्षिण भारत या अफ्रीका, ये सभी पे बहुत अधिक गर्मी है, समर सीजन बहुत लंबा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मैक्सिमम है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एक टेंडेंसी है, वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट करता है हमेशा। अभी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर स्किन में गया तो स्किन कैंसर करता है, और स्किन कैंसर हुआ तो डेथ होती है। तो नेचर ने क्या किया कि जहां पर बहुत समर सीजन होता है वहां के सभी नागरिकों को ब्लड में मेलेनिन दे दिया। मेलेनिन क्या करता है? अल्ट्रावायलेट रेज का जो पार्टिकल्स हैं उनको नलीफाई करता, माने उनके प्रभाव को समाप्त कर देता। तो बॉडी में रेडिएशन एंटर नहीं करता। रेडिएशन एंटर नहीं करेगा तो हम स्किन कैंसर से बचे रहेंगे। आप सोचिए जिनका बॉडी ब्लैकिश है, स्किन ब्लैकिश है, उनको कभी भी लाइफ में स्किन कैंसर नहीं हो सकता। लेकिन जिनको बहुत व्हाइट कलर है उनको हमेशा स्किन कैंसर होता है। अमेरिका एंड यूरोप में मैक्सिमम कैंसर स्किन कैंसर होता है, क्योंकि उनका स्किन बहुत व्हाइट है। व्हाइट स्किन कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारे देश में एडवर्टीजमेंट तो इस तरह का देते हैं कि जैसे व्हाइट स्किन तो बेस्ट क्वालिटी। ऐसा कुछ भी नहीं। साइंटिफिक अगर इंफॉर्मेशन है तो वो वर्स्ट क्वालिटी है, क्योंकि स्किन कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक पूरी दुनिया में। तो जिनका स्किन व्हाइट है उनको स्किन कैंसर होने का मैक्सिमम चांस है,
अभी आप सोचिए, सपोज करिए हमने फेयर एंड लवली यूज किया और चांसली ऐसा मान लीजिए 1% कि हम व्हाइट हो गए, इमीडिएट आपका डेथ हो जाएगा स्किन कैंसर से। सपोज करिए आप तो साइंस वाले हैं ना, ब्लीचिंग करा लीजिए आपकी स्किन का। ब्लीचिंग में क्या है, थोड़ा कलर चेंज होता है, ब्लीच कराइए आपकी स्किन को और आप सनलाइट में खड़े हो जाइए। विद इन 10 to 15 मिनट्स आपको कुछ तो ऐसा हो जाएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लीचिंग होगा उसमें एक ही है, मेलेनिन कम होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सीधे एंटर होगा, ब्लड में तकलीफ कर देगा। इमीडिएट आपको पिंपल्स हो जाएंगे, बहुत सारे बॉइल्स हो जाएंगे, मुंह में चेहरे में छोटे छोटे फुंसियां हो जाएंगे, आप भाग जाएंगे वहां से, क्योंकि आप उसको टॉलरेट नहीं कर सकते अगर स्किन आपका व्हाइट हो गया तो। इसका माने नेचर ने हमारा स्किन जैसा भी बनाया बहुत अच्छा है, फिर काय के लिए फेयर एंड लवली यूज करना, ड्यू टू इडियोटिक एडवर्टीजमेंट। अब टेलीविजन क्या है, जो रियलिटी है, जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है वो तो देता नहीं, इडियोटिक इंफॉर्मेशन देता रहता है। एक इंफॉर्मेशन देता है कॉलगेट करो तो बैड ब्रेथ नहीं होता, कॉलगेट का एडवर्टीजमेंट आता है स्टॉप बैड ब्रेथ फाइट टूथ डिके। अभी टूथपेस्ट का बैड ब्रेथ के साथ कोई कनेक्शन नहीं। बैड ब्रेथ का कनेक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। आपको यदि इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है तो आपको बैड ब्रेथ होने वाला है। इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम क्या होती है, सपोज करिए आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको बैड ब्रेथ होने ही वाला 100%। कोई भी टूथपेस्ट आपके बैड ब्रेथ को स्टॉप नहीं कर सकता। एक दूसरा प्रॉब्लम, यदि आपको डाइजेशन वीक है, आपका डाइजेशन परफेक्ट नहीं है, तो आपको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होगा और आपको बैड ब्रेथ होगा। अभी बैड ब्रेथ है, कितना भी आप पेस्ट लगाएंगे, 100 किलोग्राम लगा लीजिए, फिर भी 10 मिनट्स के बाद फिर बैड ब्रेथ होगा। 10 मिनट्स तक आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है, फ्रेशनेस है, लेकिन विद इन 10 मिनट्स फिर बैड ब्रेथ होगा, क्योंकि वो तो इनर प्रॉब्लम है। अभी इनर प्रॉब्लम तो अंदर से ठीक होने वाला है। अब वो प्रॉब्लम को ठीक करना है तो बहुत सिंपल सोल्यूशन है। यदि आपको बैड ब्रेथ होता है, आप एक ही काम करिए, बिसी नीर पीजिए, मैक्सिमम जितना पी सकते हैं। कोल्ड नीर बंद करिए, ठंड पानी नहीं पीना, बिसी नीर पीना। लंच के बाद बिसी नीर, डिनर के बाद बिसी नीर, और सुबह जब भी ब्रेकफास्ट करते हैं तो बिसी नीर। विद इन 2 to 3 डेज आपका सारा बैड ब्रेथ गायब, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ खर्चा नहीं होता। लेकिन टेलीविजन ये नहीं बताता बिसी नीर पीना, वो कहता कॉलगेट करो, क्लोज अप करो, पेप्सोडेंट करो तो आपका बैड ब्रेथ जाए, उससे कभी नहीं होता। एक दूसरा और बता देता हूं, यदि आपको लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम कुछ हो, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा तो एक नियम बनाइए लाइफ में कि सुबह जब भी मॉर्निंग में आप सो के उठते हैं, पहले तो कम से कम 1.5 गिलास बिसी नीर पी लीजिए, उसके बाद आपका सभी काम प्रारंभ करिए। कभी भी आपको, कभी भी लाइफ में ये प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन का तो होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा, लेकिन ये टेलीविजन नहीं बताएगा, वो उल्टा बात बोलता है। एक बार मैंने ये टेस्ट किया लेबोरेटरी में कि ये कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेंस का इंग्रेडिएंट क्या है, मटेरियल क्या, बेसिक मटेरियल क्या है जिससे ये बनता है। तो पता हो गया, माहिती मिला कि कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट बनता है बोन पाउडर से। बोन पाउडर क्या होता है, कॉलगेट का फैक्ट्री है मुंबई में, और जहां कॉलगेट फैक्ट्री है उसके बहुत नजदीक में एक बहुत बड़ा स्लॉटर हाउस है, कत्तल खाना। वहां हसू को स्लॉटरिंग करते हैं, एमए को स्लॉटरिंग करते हैं, पर डे 10,000 हसू को स्लॉटरिंग करते हैं। उसका जो मांस निकलता है वो मार्केट में बीफ के नाम से बिक जाता है, क्योंकि कुछ लोगों को नॉन वेजिटेरियन खाने की आदत है, बीफ खाने वाले लोग हैं, तो वो तो बिका। अभी जो बोन्स निकलते हैं उसको कॉलगेट कंपनी परचेस कर लेता है, और कॉलगेट वाले क्या करते हैं, वो बोन्स को ड्राई करते हैं, फिर उसको बोन क्रैशर एक मशीन में डालते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं, फिर उससे कॉलगेट पेस्ट बनता है, और उसी को वेजिटेरियन लोग सुबह ही सुबह अपने अपने मुंह में लगाते हैं। स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन लोग सुबह ही सुबह कॉलगेट लगाते, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेंस। बहुत लोगों को मैंने पूछा आप कॉलगेट क्यों यूज करते हैं, वो कहते हैं इसमें फोम बहुत बनता है। तो फोम तो एरियल में भी बनता है, रिन में भी बनता है, सर्फ में भी बनता है, तो एरियल ही कर लो आपके मुंह में। मैंने इतना इडियोटिक है हमारा दिमाग भी, टेलीविजन देख देख के हम सब भी वैसे हो गए, जैसा टेलीविजन वैसे। कुछ हम सोचते नहीं है कि क्या क्वालिटी होता है, क्या क्वालिटी नहीं होता है। बहुत लोगों को क्या लगता है, क्वालिटी मीन्स एडवर्टीजमेंट। मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट तो मानते हैं ये अच्छा क्वालिटी है।
एक और उदाहरण देता हूं, बहुत लोग पेप्सी कोक पीते हैं, पेप्सी कोक, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, मिरिंडा, क्या मानते हैं बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। अभी एक बार क्या हुआ, पेप्सी कोक, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा का मैंने सोचा कि इसका केमिकल कंपोनेंट्स क्या हैं, केमिकल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वो माहिती लेना चाहिए। तो पेप्सी कोक, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, मिरिंडा, फेंटा, ये सभी बनते हैं फॉस्फोरिक एसिड, सोडियम मोनोग्लूटामेट, पोटेशियम सॉर्बेट, मिथाइल बेंजीन, सोडियम बेंजोएट, एस्पर्टेम स्वीटनिंग एजेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप बताइए कार्बन डाइऑक्साइड गैस कभी से क्वालिटी हो गया? हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो साइंस कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना चाहिए, ऑक्सीजन को इनहेल करना चाहिए। अभी कार्बन डाइऑक्साइड को नीर में मिक्स करके हम ले रहे हैं, अभी कहते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट। आपको माहिती है कार्बन डाइऑक्साइड यदि बार बार आप बॉडी में डालेंगे, आपके लंग्स सभी वीक हो जाएंगे, आपको अस्थमा हो जाएगा और आपका डेथ हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अस्थमेटिक है। इसी तरह से फास्फोरिक एसिड जो है अल्सर करता है, पेप्टिक अल्सर, और अल्सर पेप्टिक हुआ, पेप्टिक के बाद कैंसर, और कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं। मिथाइल बेंजीन, सोडियम बेंजोएट दोनों कैंसर करता है, एक की लीवर में, दूसरा किडनी में। एस्पर्टेम नाम का स्वीटनिंग एजेंट वोकल कॉर्ड को डैमेज करता है। अभी बताइए उसमें ऐसा क्या क्वालिटी प्रोडक्ट है? पेप्सी कोक, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा। पेप्सी कोक, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा में एसिड है फॉस्फोरिक। आपको माहिती है ये फॉस्फोरिक एसिड कहां कहां यूज होता है? पूरे दुनिया में फॉस्फोरिक एसिड से सिंगल प्रोडक्ट बनता है फिनाइल, और सेकंड प्रोडक्ट हार्पिक। आप जानते हैं फिनाइल एंड हार्पिक बोथ आर टॉयलेट क्लीनर। एक बार मेरे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ, मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूं पेप्सी कोक का। 4 वर्ष पूर्व मैं पूना गया, पूना महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा सिटी है पूना। वहां पर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है NCL, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं उपन्यास देने गया। जैसे ही मैं वेदिके पर बैठा, तुरंत मेरे सामने पेप्सी एंड कोक आ गया। क्यों आया? ठंडा मतलब बस तो आ गया, कोका कोला आ गया, पेप्सी कोला आ गया। अभी जब ही आ गया वो पेप्सी कोक, तो मैंने ऑर्गेनाइजर को प्रश्न किया, आपने ये क्यों लाया? उसने कहा आपको पिलाने के लिए लाया। मैंने कहा मुझे क्षमा करिए, मैं इसे नहीं पी सकता। उसने कहा क्यों नहीं पी सकते? मैंने कहा ये पीने का चीज नहीं है। उसने पूछा क्यों? मैंने कहा इट इज हाईली एसिडिक। उसने पूछा इसमें कौन सा एसिड? मैंने कहा फॉस्फोरिक एसिड। उसने कहा उसका एसिडिटी कितना है? मैंने कहा पीएच मीटर लाओ, मैं अभी चेक करके बताता हूं। तो वो पीएच मीटर लेके आया। पीएच मीटर आप जानते हैं, इतना छोटा सा एक मशीन होता है, आपके केमिस्ट्री लैब में शायद होगा। एक मैकेनिकल पीएच मीटर होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन जो डिजिटल पीएच मीटर वो इतना सा होता है। वो लेके आया डिजिटल पीएच मीटर। अभी वो क्या होता है, पीएच मीटर को किसी भी आप लिक्विड में डाल देंगे, इमीडिएट उसमें एक नंबर आता है, उसमें एक मॉनिटर होता है, मॉनिटर में नंबर्स आते हैं, वो नंबर से एसिडिक वैल्यू पता चलता है। अभी आप पीएच मीटर को शुद्ध नीर में डालेंगे, नंबर आएगा 7। जब 7 नंबर आता है तो समझना चाहिए बेस्ट क्वालिटी नीर है, ये पीने के काम का है। नॉर्मल पीएच होता है। फिर यदि आप नीर में एसिड मिक्स करेंगे तो नंबर आएगा 6 आरू, और अधिक एसिड और जास्त एसिड मिक्स करेंगे, नंबर आएगा 5, और जास्त एसिड डालेंगे, नंबर आएगा 4। तो एसिड आप जास्त करते जाइए, नंबर उसका नीचे आएगा। जब ये नंबर 0 होगा वो कंप्लीट एसिड हो जाएगा। वो लेके आया पीएच मीटर। अभी मैंने उसको कहा कि आप बोतल को खोलिए और पीएच मीटर डालिए, तो उसने बोतल खोल के डाल दिया, तो नंबर आ गया 2.4। अब वो चिल्लाने लगा, ओ इट इज हाईली एसिडिक। मैंने कहा यस। अभी मैंने उसको कहा जल्दी से पी लो आप इसको। उसने कहा नहीं मैं नहीं पी सकता, ये तो एसिड है। मैंने पूछा मुझे क्यों पिला रहे थे अभी आप थोड़ी देर? उसने कहा क्षमा करिए, गलती हो गया। अभी मैंने कहा आप क्या करेंगे इसका? आप पीते नहीं, एसिडिक है। मैं नहीं पी सकता, एसिडिक है। अभी बॉटल को हमने तो सील भी तोड़ दिया, अभी वापस देंगे तो शॉपकीपर लेने वाला नहीं। अभी क्या करें इस बॉटल का? उसने पूछा आप बताओ क्या करें। मैंने उसको प्रश्न किया कि आप अपने घर में एसिड से क्या करते हैं? उसने कहा मैं तो टॉयलेट साफ करता हूं। मैंने उसको बोल दिया पेप्सी से भी करो टॉयलेट से।
उसने मुझे पूछा हो जाएगा, मैंने कहा बहुत अच्छा हो जाएगा। उसको बिल्कुल बिलीव नहीं था कि इससे टॉयलेट क्लीन हो सकता। मैंने कहा चलो मैं करके दिखाता हूं। तो मैं पेप्सी का बॉटल लेके टॉयलेट रूम में गया और वो ऑर्गेनाइजर को साथ में लेके गया। अंदर मैंने एक टॉयलेट पॉट सेलेक्ट किया जो बहुत गंदा था, बहुत दिन से वो साफ नहीं हुआ था, वो येलोइश हो गया था, एकदम पीला पीला कचरा जमा था। उसी पर ले जाकर मैंने पेप्सी डाल दिया और 1-2 मिनट के पश्चात मैंने उसको फ्लश किया तो एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम साफ, एकदम। अभी मैंने उस ऑर्गेनाइजर को पूछा कि अच्छा अभी बताइए इसका क्या क्वालिटी है, ये पेप्सी है, कोक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, बेस्ट क्वालिटी, अमेरिकन प्रोडक्ट क्या है? उसने कहा नो नो, इट इज टॉयलेट क्लीनर। अभी आप देखिए कि हमारे भारत में जो एजुकेटेड है वो सभी टॉयलेट क्लीनर पीते हैं और अकेले नहीं पीते, घर में आने वाले गेस्ट को भी पिलाते हैं, अतिथि को भी। एक बाजू में कहते हैं अतिथि देवता होता, उन्हीं को टॉयलेट क्लीनर। एक और इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, ये पेप्सी, कोक, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, मिरिंडा, मैंगो फ्रूटी, इसमें ये जो फास्फोरिक एसिड है ना, ये हाईली डेंजरस है। फास्फोरिक एसिड में यदि आप अपना टीथ डाल देंगे तो डिसॉल्व हो जाता है। मैंने एक बार ऐसा कर लिया, मेरा एक टीथ टूट गया, मैंने उसको पेप्सी के बॉटल में डाल दिया, विदिन 13 डेज वो पूरा डिसॉल्व हो गया। आप जानते हैं कि टीथ कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। कोई व्यक्ति का डेथ हो जाए, हम उसको हिंदू पद्धति से लास्ट उसका काम तो कर दें, क्रीमेशन करें, जो भी करें, कभी भी टीथ किसी के जाते नहीं। और मुस्लिम पद्धति से करें तो भी नहीं जाते, लेकिन उसको पेप्सी में डालो, कोक में डालो, डिसॉल्व हो जाता। अभी आप सोचिए ये लहर पेप्सी है कि जहर पेप्सी। एक और प्रॉब्लम है इसमें, हम जब भी पेप्सी को पीते हैं हमारा 7 रुपीज अमेरिका ट्रांसफर होता है पर बॉटल। आपने 1 बॉटल पेप्सी पिया, 7 रुपए अमेरिका गया। एक वर्ष में भारत में 500 कोटी बॉटल बिकता है पेप्सी और प्रतिवर्ष भारत का मुवत 500 कोटी रुपए अमेरिका चला जाता है। अमेरिका क्या करता है कि वही पैसे को पाकिस्तान को ट्रांसफर करता है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का फ्रेंडशिप है। पाकिस्तान क्या करता है, वो पैसे को भयोत्पादकों को देता है। भयोत्पादक वो पैसे से बम बनाते हैं और भारत के पार्लियामेंट में डाल देते हैं। और हम लोग पेप्सी पीते हुए बोलते हैं भारत माता की जय। अभी जय कहां से होने वाली? आपने पेप्सी पिया, प्रॉफिट अमेरिका गया, अमेरिका से पाकिस्तान, पाकिस्तान से टेररिस्ट को, टेररिस्ट ने बम मारा, अभी भारत माता का पराजय हो रहा है, जय कहां हो रहा है? आप पेप्सी कोक पिएंगे? नहीं? कौन कौन नहीं पिएगा आज के बाद? बहुत अच्छा। यदि आप पेप्सी कोक नहीं पिएंगे तो भारत माता की बहुत बड़ी सेवा होगी। हमारे देश में जो आर्मी मैन होते हैं ना, डिफेंस पर्सनल, वो देश का सेवा करते हैं। कैसे? वो जब भी बॉर्डर पे कोई अटैक करता है तो देश को बचाते हैं। तो बॉर्डर पे ही अटैक नहीं होता, इंटरनल अटैक भी होता है। हमारे जो आर्मी पर्सनल हैं वो तो बॉर्डर से देश की रक्षा करते हैं। आप तो देश के अंदर जो एनिमीज एंटर कर गए उनसे तो देश की रक्षा करिए। अभी इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि आप पेप्सी को बंद कर दीजिए, बॉयकॉट करिए, मत खरीदिए। भारत के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ने तो प्रॉब्लम किया है कि उन्होंने पेप्सी कोक को इनवाइट किया, लाइसेंस दिया। क्यों? क्योंकि साल लिया है। अभी हम उसको बॉयकॉट करें, परचेज ही नहीं करेंगे पेप्सी कोक, तो क्या होने वाला है? तो पेप्सी कोक भाग जाएगा। 1992-93 से मैं पूरे भारत में घूमता हूं। मैंने अभी तक 7,000 उपन्यास किए। उसका रिजल्ट यह है कि पेप्सी कोक का सेल 28% डाउन हुआ है और उसका 3 फैक्ट्रीज बंद हो गई। उसका एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट और है, मैंने अभी सबसे ज्यादा उपन्यास किए हैं स्कूल्स में, और स्कूल्स माने प्राइमरी स्कूल्स में। मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वहीं होते हैं, प्राइमरी स्कूल्स में। मैक्सिमम आईक्यू उनका तभी होता है। स्कूल्स में किए, सेकेंडरी स्कूल्स में किए। अभी उसका रिजल्ट ये है कि स्टूडेंट्स को मैं कैसे बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, वो साइंस तो नहीं समझते। मैं क्या करता हूं, मेरे साथ एक पेप्सी बॉटल लेके जाता हूं, एक फिनाइल का बॉटल लेके जाता हूं, और मेरे साथ एक लिटमस पेपर लेके जाता हूं। लिटमस पेपर आप जानते हैं? हाँ। तो
तो लिटमस पेपर लेके जाता हूं। मैं स्टूडेंट्स को सभी को बुला के उनको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं। क्या? लिटमस पेपर को फिनाइल में मैं डालता हूं, तो फिनाइल हाईली एसिडिक है, इमीडिएट लिटमस रेड हो जाता है। फिर वही लिटमस पेपर को सेम पेप्सी में डालता हूं तो डार्क रेड हो जाता है। फिर मैं कहता हूं पेप्सी इज इक्वल टू फिनाइल। फिर उनको एक और एक्सपेरिमेंट करता हूं, सबको बच्चों को लेकर टॉयलेट रूम में जाता हूं, वहां टॉयलेट पॉट पे पेप्सी डालता हूं, फिर फ्लश करके एकदम क्लीन हो जाता है, तो उनको बताता हूं इट इज टॉयलेट क्लीनर। वो इमीडिएट समझते हैं। फिर मैं पूछता हूं आप पिएंगे? वो नहीं पिएंगे, टॉयलेट क्लीनर नहीं पिएंगे। अभी जब वो मना कर देते हैं तो फिर मैं पूछता हूं आपके मम्मी पापा पिएंगे? तो वो नहीं पीने देंगे, तो पूरे फैमिली में बंद कराते हैं। ऐसा मैंने एक्सपेरिमेंट 3 सिटीज में किया, 3 जगह। एक गुजरात में एक सिटी है राजकोट, वहां पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया, सभी स्कूल्स में जाके उपन्यास किया और ये एक्सपेरिमेंट बता दिया। जानते हैं उसका रिजल्ट ये हुआ, पूरे गुजरात का राजकोट सिटी का पेप्सी कोक का सेल 0 हो गया, 0। अभी कुछ नहीं दिखता पेप्सी। अभी पेप्सी कोक का सेल 0 हो गया, तो वहां पे जो फैक्ट्री था पेप्सी का वो बंद हो गया, वो भाग गया पेप्सी वाला वहां से। सेकंड एक्सपेरिमेंट मैंने किया इंदौर एक सिटी है मध्य प्रदेश में, वहां पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया। अभी इंदौर का पेप्सी प्लांट बंद हो गया। लास्ट एक्सपेरिमेंट किया केरल में पालघाट, वो पालघाट का कोका कोला यूनिट बंद हो गया। अभी मुझे मैसूर का बंद कराने का है। आप मुझे उसमें थोड़ा सपोर्ट करिए। क्या सपोर्ट कर सकते हैं? आज से आप तो पेप्सी कोक बंद करेंगे, आप थोड़ा सा, आपके पास कुछ भी टाइम है तो मैसूर के स्कूल्स में जाइए और वो लिटमस पेपर लेके जाइए, पेप्सी बॉटल, फिनाइल बॉटल साथ लेके जाइए और छोटे बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके बताइए। वो सबसे ज्यादा ड्रिंक करते हैं पेप्सी को। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन कहता है, आमिर खान कहता है ठंडा मतलब कोका कोला। अभी अमिताभ बच्चन, आमिर खान को एक बार मैंने ईमेल किया, आमिर खान को मैंने ईमेल किया और उसमें बोला ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। आमिर खान ने मुझे आंसर किया, यस आई नो इट इज अ टॉयलेट क्लीनर, दैट्स व्हाई आई एम नॉट ड्रिंकिंग इट। फिर मैंने पूछा फिर आप एडवर्टीजमेंट क्यों करते हो? उसने कहा मुझे मूर कोटि रुपए मिलता है एडवर्टीजमेंट करने के लिए, इसलिए करता हूं। फिर मैंने सेकंड ईमेल किया अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन ने कहा कि आई एम नॉट ड्रिंकिंग दिस पेप्सी। फिर क्यों करते हैं एडवर्टीजमेंट? तो उसने कहा मुझे 5 कोटि रुपए मिलता है एडवर्टीजमेंट। फिर तेंदुलकर को किया ईमेल, तेंदुलकर के वाइफ ने मुझे आंसर किया कि हमारे फैमिली में कोई नहीं पीता, लेकिन तेंदुलकर एडवर्टाइज क्यों करता है? क्योंकि 5 कोटि रुपए उसको भी मिलता है। अभी अमिताभ बच्चन, आमिर खान, तेंदुलकर इसलिए एडवर्टीजमेंट करते हैं क्योंकि उनको पैसा मिलता है। हमारे देश का पैसा तो डूब जाता है, उनको तो थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है। अभी पेप्सी कोक का एडवर्टीजमेंट होगा, लोग उसे परचेज करेंगे, प्रॉफिट अमेरिका जाएगा। आप सोचो अमिताभ बच्चन, आमिर खान, तेंदुलकर यदि इंडियन प्रॉफिट को अमेरिका ट्रांसफर करते हैं तो वो हीरो है या विलेन? तो हम उनका फिल्म देखते हैं और फिल्म ही नहीं देखते, उनका पोस्टर लगाते हैं अपने घर। अभी कुछ लोग कहते हैं ये हीरो है। हीरो कौन होता है? हीरो वो होता है जो देश के लिए अपना जान भी देता है। अभी ये तो देश का जान देने वाले हैं। ये लोग ना तो हीरो हैं ना तो हीरोइन है, वो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। सपोज करिए आप आमिर खान को इनवाइट करिए, पैसा दीजिए तो यहां डांस करेगा। अभी जास्त पैसा देंगे, कपड़े उतार के डांस करेगा, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं, पैसा दे दो आप उसको। वो एक है ना सलमान खान, वो हमेशा टी शर्ट उतार के डांस करता है। अभी मैंने एक बार उसका इंटरव्यू पढ़ा, मुंबई से एक मैगजीन निकलता है स्टार डस्ट, उसमें सलमान खान का इंटरव्यू, तो मैंने उसको पढ़ा। उसमें इंटरव्यू में उसको क्वेश्चन किया गया, आप टी शर्ट उतार के डांस क्यों करते हैं? तो सलमान खान ने कहा पैसा मिलता है मुझे टी शर्ट उतारने के लिए। तो कितना मिलता है? तो उसने बोल दिया 70 लाख रुपए मिलता है। जो इंटरव्यू करने वाला था उसने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि अच्छा आपको 70 लाख मिलता है तो आप टी शर्ट उतारते, यदि 1 कोटि मिलेगा फिर क्या उतारेंगे आप? अर्थ इसका यह है कि उनको पैसा मिलेगा वो कुछ भी करते हैं, तो पैसा मिलता है तो एडवर्टीजमेंट करते हैं। लेकिन आप वो एडवर्टीजमेंट को सच नहीं मानना, वो सभी झूठ होता है एडवर्टीजमेंट। तो इसलिए मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि टेलीविजन का एडवर्टीजमेंट देखने के बाद कुछ प्रोडक्ट नहीं खरीदना,
क्योंकि जो प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट अमेरिका मज्जी देगा, कब्बन हल का एडवर्टीजमेंट देगा नहीं देगा, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी है ये सब। पेप्सी कोक वर्स्ट क्वालिटी इसलिए एडवर्टाइज होता है। तो आज से आप अपने जीवन में कमिटमेंट करिए कि हम पेप्सी कोक का बॉयकॉट करेंगे, बिकॉज इट इज अ टॉयलेट क्लीनर फर्स्ट। सेकंड, उसमें प्रॉब्लम है कि हमारा प्रॉफिट अमेरिका ट्रांसफर हो रहा है, अमेरिका से पाकिस्तान, पाकिस्तान से टेररिस्ट को। एंड थर्ड प्रॉब्लम है कि यदि आप पेप्सी कोक पी रहे हैं, आपका प्रॉफिट अमेरिका ट्रांसफर हो रहा है, तो भारत देश तो गरीब होने वाला है। जो देश का पैसा अगर विदेश में जाएगा वो तो गरीब होने वाला है। फिर आप पूछेंगे अच्छा हम क्या पिएंगे, ऑल्टरनेट तो बताइए। बेस्ट ऑल्टरनेट यलडीर पीजिए, मज्जिगे पीजिए, कब्बहाल पीजिए, हाल पीजिए, कुछ नहीं पीने तो शुद्ध नीर पीजिए, वो तो सभी के घर में है। यदि सभी भारतीय नागरिक पेप्सी कोक बॉयकॉट करें और यलनीर पिए, तो मैंने एक दिन कैलकुलेट किया, 95 कोटी रुपए का यलनीर पूरे देश में सेल होगा। अभी उतना यलनीर सेल होगा तो ये सारा प्रॉफिट फार्मर्स को तो ट्रांसफर होगा, और इंडियन फार्मर्स तो पुअरेस्ट, सबसे ज्यादा गरीब। यदि हमारा प्रॉफिट हमारे फार्मर्स को मिलेगा, उनका लाइफ स्टाइल तो थोड़ा अच्छा होगा, उनका बिलो पॉवर्टी लाइन है वो सभी अबव पॉवर्टी लाइन आएंगे, तो वो तो बहुत बड़ा सेवा हो जाएगा। यदि आप यलनीर नहीं भी पीते हैं, सपोज करिए फ्रेश जूस पिएंगे, ऑरेंज जूस पिएंगे, पाइनएप्पल जूस पिएंगे, मैंगो जूस पिएंगे, शुगर केन जूस पिएंगे, तो भी प्रॉफिट फार्मर्स को ही जाने वाला है। तो अभी हमें यह डिसाइड करना है कि हमारा प्रॉफिट हम फार्मर्स को देंगे या अमेरिका को देंगे। फार्मर्स को देंगे। और यदि आपने अमेरिका को दिया तो अमेरिका भारत का दुश्मन नंबर 1, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का मित्र, पाकिस्तान हमारा दुश्मन, अमेरिका उसका मित्र, तो हमारा दुश्मन। और अमेरिका भारत को बहुत जलन करता है, बहुत उसको जेलसी है भारत से। जब भी भारतीय वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्सप्लोड किया और उसका एक्सपेरिमेंट किया, इमीडिएट अमेरिका ने हमको सैंक्शन लगा दिया। जब भी अमेरिका ने अपने ऊपर सैंक्शन नहीं लगाया, क्योंकि उसने तो बहुत बार न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, और अमेरिका ने तो जापान में 2 बार न्यूक्लियर बॉम्ब तो गिरा दिया। हमने तो किसी को बॉम्ब नहीं गिराया आज तक, हमने सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करना कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। सभी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारे साइंटिस्ट ने भी किया। अमेरिका ने हमको सैंक्शन लगा दिया, क्योंकि अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि भारत कुछ भी ऐसा करे जिससे आगे बढ़े, सेल्फ सफिशिएंसी आए। एक बार हमारे देश के कुछ साइंटिस्ट ने सुपर कंप्यूटर बनाया। पहले अमेरिका से हमने मांगा, अमेरिका ने मना किया, हमने सुपर कंप्यूटर बना लिया, देन अमेरिका ने हमको सैंक्शन कर दिया। ऐसा अमेरिका करता है। तो ऐसे अमेरिका देश की कोई कंपनी का प्रोडक्ट हम परचेज करें, प्रॉफिट अमेरिका जाए। और अमेरिका दुनिया का सबसे दुष्ट देश है, सबसे दुष्ट। अभी देखो इराक पे उन्होंने अटैक कर दिया। क्या बोला? इराक के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है इसलिए अटैक करते हैं, लेकिन अभी तक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं मिला इराक में न्यूक्लियर बॉम्ब था नहीं, अमेरिका को यह माहिती थी, लेकिन जबरदस्ती अटैक किया उन्होंने। क्यों? इराक में ऑयल बहुत है, क्रूड ऑयल, वो टोटल अमेरिका को चाहिए। सद्दाम हुसैन उसे देता नहीं था, तो अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को भगा के टोटल ऑयल अपने कंट्रोल में ले लिया। ऐसा दुष्ट देश है अमेरिका। जैसे पहले अहमद शाह अब्दाली होता था, तैमूर लंग होता था, वैसे ही आज अमेरिका है। यही अमेरिका ने थोड़े दिन पहले अफगानिस्तान को अटैक किया था। अभी वो अमेरिका बोलता था हम सद्दाम हुसैन के साथ ओसामा बिन लादेन को मारेंगे, लेकिन ओसामा बिन लादेन तो मरा नहीं अभी तक। और वही अमेरिका अभी बोल रहा है कि हम कोई दिन जम्मू कश्मीर में अटैक करेंगे, ऐसा बोलता अभी अमेरिका। तो ऐसे अमेरिका के देश को हम प्रॉफिट देंगे तो हम तो दुश्मन को पैसा देंगे, तो भारत माता की जय तो नहीं हो सकती, देशभक्ति भी नहीं आएगी। देशभक्ति अगर हम दिखाना चाहते हैं तो अपने देश के जो दुश्मन है उनको पैसा नहीं देना, इसलिए पेप्सी कोक नहीं पीना। एक सेकंड रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ अमेरिकन प्रोडक्ट्स और भी हैं जिनको परचेज नहीं करना। फॉर एग्जांपल कॉलगेट, मैंने आपसे कहा कॉलगेट बनता बोन पाउडर से, ऊपर से उसमें मिक्स करते हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट, दोनों तो खराब हैं। सोडियम लॉरेल सल्फेट से कैंसर होता, बोन पाउडर नॉन वेजिटेरियन। फिर आप पूछेंगे क्या पेस्ट करने का, मैं आपको उसका ऑल्टरनेट बता दूं। बेस्ट क्वालिटी ऑल्टरनेट यदि आप करना चाहते हैं, वीको वज्रदंती, प्रॉमिस, एंकर, बबूल, मुसवॉक, कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छा बेबन कड्डी,
कोई भी गांव में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, फोकट का मिलता है, खर्चा कुछ होता नहीं। और बेबन कड्डी बेस्ट क्वालिटी है। क्यों है वो मैं बताता हूं। उसका एडवर्टीजमेंट नहीं आता कभी, ठीक आता है, इसलिए बेस्ट क्वालिटी है। क्या बेस्ट क्वालिटी है बेबन कड्डी का? जब भी हम बेबन कड्डी करते हैं उसमें से बहुत सारा रस निकलता है, उसमें केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स बॉडी को बहुत परफेक्ट रखते हैं। क्या? यदि आप पर डे बेबन कड्डी करें, आपको कभी भी लाइफ में डायबिटीज नहीं होगा, लाइफ में कभी डायबिटीज नहीं होगा। यदि आप डेली बेबन कड्डी करेंगे, कभी भी लाइफ में अर्थराइटिस नहीं होगा, जॉइंट्स पेन नहीं होगा, कभी भी। यदि आप बेबन कड्डी करते हैं और उसका रस है वो आप पी लेंगे, तो स्नेक बाइट होगा तो भी आपका डेथ नहीं होगा कभी। आप जानते हैं कोबरा होता है, कोबरा, किंग कोबरा, अगर उसका बाइट हुआ तो निश्चित रूप से डेथ होता है। मेरा एक दोस्त है, फ्रेंड है, और डॉक्टर है दिल्ली में, उसको 5 टाइम्स कोबरा ने बाइट किया, अभी तक उसका डेथ नहीं है। क्यों? वो बेबन कड्डी रोज करता है और उसका रस निकलता पी जाता है। उसका एक बार हमने ब्लड टेस्ट किया तो पता चला कि उसके ब्लड में इतना एंटीऑक्सीडेंट है कि कोई पॉइजन काम ही नहीं कर सकता उसको। अभी सोचिए, ये क्वालिटी तो कॉलगेट नहीं दे सकता। आपको तो ये माहिती है कि जब भी हमारे देश में नया वर्ष शुरू होता है, गुड़ी पाड़वा, तो गुड़ी पाड़वा पे कुछ भी तो बनाते हैं तो उसमें बेबन गिडा का कुछ ना कुछ तो मिक्स करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी वेनम। जब भी ये पीरियड होता है ना, नए वर्ष का पीरियड होता है, उसमें 1 महीने तक लगातार 30 डेज आप बेबन कड्डी करें और उसका रस पी लें, पूरा ईयर, पूरे वर्ष तक आपको वायरल फीवर नहीं हो सकता। आप बताइए, इतना क्वालिटी तो किसी चीज में नहीं, और फ्री ऑफ कॉस्ट है बेबन कड्डी। तो आप बेबन कड्डी करें तो बेस्ट। नहीं कर सकते तो टूथ पाउडर, दंत मंजन, लाल दंत मंजन, काला दंत मंजन, और वो भी नहीं तो वीको वज्रदंती, प्रॉमिस, मिसवॉक वगैरह वगैरह। एक और थर्ड रिक्वेस्ट करता हूं, टेलीविजन में बहुत एडवर्टीजमेंट आता है, ये फेयर एंड लवली, क्लियर सेल, क्लियर टोन, नो मार्क्स क्रीम वगैरह वगैरह, ये सब इडियोटिक एडवर्टीजमेंट। दुनिया में ऐसा कोई क्रीम नहीं है जो आपके बॉडी मार्क को हटा दे, कभी नहीं होता। अगर वो क्रीम हटाता तो समझ लो वो क्रीम नहीं है, ब्लीचिंग एजेंट है कुछ उसमें। और अगर आपने वो मार्क हटा लिया तो फिर थोड़े दिन के बाद एक सीरियस प्रॉब्लम होगी, उसको दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं हटाएगा, क्योंकि मेडिसिन नहीं है उसका। इसलिए ये एडवर्टीजमेंट को कभी भी विश्वास नहीं करना। और मेरा तो आपको रिक्वेस्ट है कि ज्यादा आप कॉस्मेटिक्स यूज नहीं करना, क्योंकि कॉस्मेटिक्स हमारे काम के नहीं है। यूरोपियन जो देश है ना, कंट्रीज हैं, वहां पे कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं। उसका कारण समझिए क्या है। वहां पे ठंड बहुत है, बहुत कोल्ड होता है, टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तभी कोल्ड वेव चलता है। वो वेव स्किन से टकराता है तो स्किन को प्रॉब्लम करता है, रफनेस आती है। तो इसलिए वो कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं ताकि एक लेयर स्किन पर बन जाए जो कोल्ड वेव से आपको सुरक्षित करे। अभी भारत में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो कोल्ड वेव है, ना तो टेम्परेचर -40 डिग्री होता है। फिर क्या जरूरत है हमें? और मैंने आपको बताया कि कोई भी कॉस्मेटिक आइटम हमको सुंदर नहीं बना सकता, हम जैसे हैं वैसे ही रहने वाले। तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करेंगे और मनी वेस्ट होगा। और ज्यादातर कॉस्मेटिक आइटम केमिकल से बनते हैं जो साइड इफेक्ट करते हैं बॉडी को। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, कोई कॉस्मेटिक्स के चक्कर में मत फंसिए। मैं कभी आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। एक कर्नाटक में एक बहुत महान एक महिला थी, उसका नाम था कित्तूर चिन्नम्मा। वो कौन सा कॉस्मेटिक्स यूज करती थी? फेयर एंड लवली लगाती थी, क्लियर सेल लगाती थी। अभी कित्तूर चिन्नम्मा ने कभी कोई कॉस्मेटिक यूज नहीं किया, लेकिन पूरा भारत उसको जानता है, और ना सिर्फ जानता है बल्कि उसको मानता भी है। कर्नाटक में तो सभी जानते ही हैं, कर्नाटक के बाहर भी। आप जानते हैं उसने क्या किया था? कित्तूर चिन्नम्मा ने पूरे कर्नाटक को ब्रिटिश अटैक से बचाया था। अगर वो नहीं होती तो पूरा कर्नाटक 1825 में ब्रिटेन कंट्रोल में चला गया होता। उसने फाइट किया और कर्नाटक को बचाया। और उसके फाइट के कारण ब्रिटिशर्स लोगों को इतना तकलीफ हो गया कि कर्नाटक को मिनिमम टाइम तक ब्रिटिश कंट्रोल में रहना पड़ा। सबसे कम गुलाम हुआ कर्नाटक।
क्योंकि कित्तूर चिन्नम्मा थे, और कित्तूर चिन्नम्मा जैसे बहुत लोग थे यहाँ। अभी हम कित्तूर चिन्नम्मा को याद करते हैं तो इसलिए याद नहीं करते कि वो बहुत सुंदर थी, उसका स्किन एकदम वाइट था, या ऐसा था या वैसा था। हम इसलिए याद करते हैं कि उसने कुछ ऐसा काम किया था। आदमी के डेथ के बाद उसका जो काम होता है ना, वो याद रहता है। उसकी जो क्वालिटीज होती है ना, वो याद रहता है। उसका जो नेचर और बिहेवियर होता है ना, वो याद रहता है। स्किन किसी की याद नहीं रहती। इसको आप हमेशा याद रखिए। इसलिए आप कुछ ऐसा काम करिए जो आपको भी कोई याद करे, जैसे कित्तूर चिन्नम्मा ने किया। आप भी देश के लिए करिए। और ये जो स्किन है, ये आउटर ये बॉडी है, ये तो सब खत्म होने वाली है। थोड़े दिन के बाद तो आप भी ओल्ड एज में जाएंगे और आप तो चले जाएंगे। फिर काहे के लिए परेशान है इसमें? कुछ करके जाइए ना देश में। किसी का डेथ हो जाता है, हम फिर उसको ऐसे याद करते हैं, ओहो कितना वाइट स्किन वाला था, मर गया बेचारा। ऐसा कभी सुना है आपने? नहीं होता ऐसा। हम ये याद करते हैं, ओहो कितना देश प्रेमी था, कितना देशभक्त था, देश के लिए कितना सेवा करता था, अभी मर गया बेचारा, ऐसा बोलते हैं। तो इस बात को आप समझिए। अगर आपने ये तो समझ लिया तो मुझे तो देश के लिए तो बहुत बड़ा काम होने वाला है। वो ये कि ये जितने भी कॉस्मेटिक आइटम है, ये सभी बंद हो जाएंगे। सभी विदेशी भाग जाएंगे यहां से, क्योंकि कॉस्मेटिक आइटम बेच के पर ईयर 20,000 करोड़ रुपीस वो ले जाते हैं पर ईयर, और सभी कॉस्मेटिक आइटम्स यूजलेस। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप ज्यादा यूज नहीं करना, या तो बिल्कुल ही यूज नहीं करना। एक और रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे फैमिली में कभी भी ये जो डिब्बा बंद भोजन आता है ना, कॉम्प्लॉन, बूस्ट, हॉर्लिक्स, प्रोटीन एक्स, ये नहीं लाने का कभी भी। आपके घर में कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके भाई हैं, बहन है, ब्रदर है, सिस्टर है, अभी वो डिमांड करते हैं कॉम्प्लॉन लाने का, नहीं लाने का। उसको तो समझा दीजिए कि कॉम्प्लॉन बनता कैसे है। वो मैंने बताया, ग्राउंड नट्स होता है, उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो वेस्ट बचता है उससे बनता है। उससे अच्छा तो सीधे ग्राउंड नट खाने का। वो सस्ता भी है, क्वालिटी में अच्छा भी है, प्रोटीन भी मिलेगा, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट भी है, थोड़ा फैट भी है उसमें। कॉम्प्लॉन में तो कुछ भी नहीं है। कॉम्प्लॉन कंप्लीट फूड नहीं है। वो बोलते हैं ऐसा, इट इज अ कंप्लीट फूड। कंप्लीट फूड तो वो है जो हम घर में रोज खाते हैं। हम मॉर्निंग में खाते हैं, इडली खाते हैं, सांभर खाते हैं, बड़ा खाते हैं, फिर राइस खाते हैं, ये कंप्लीट फूड है। कॉम्प्लॉन थोड़ी कंप्लीट फूड। वो तो उनको कुछ भी बोलने का है तो वो बोलते रहते हैं। तो ऐसी चीजों को घर में तो ना लाएं तो अच्छा है। और दूसरा, फास्ट फूड नहीं लेना। पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, अभी ये सब खाना हमने शुरू किया। ये पिज्जा, बर्गर ये कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता। इसका प्रॉब्लम दूसरा है। पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग को डाइजेस्ट होने के लिए मिनिमम टेम्परेचर बॉडी में 44 डिग्री चाहिए, और हमारा मिनिमम टेम्परेचर कभी भी 44 नहीं होता, मैक्सिमम 37, 38 होता है। इसलिए ये डाइजेस्ट नहीं होता, तो फैट में कन्वर्ट होता है। आपको माहिती है, अमेरिका में मैक्सिमम स्टूडेंट्स ओवरवेट ड्यू टू दिस पिज्जा एंड बर्गर एंड हॉट डॉग। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के सभी कैंटीन में लंच तो होता नहीं, लंच के नाम पे पिज्जा, बर्गर यही है, वो सभी खाते हैं, ऊपर से पेप्सी कोक पीते हैं, सभी ओवरवेट। 70% अमेरिकन स्टूडेंट्स ओवरवेट, 70%। अब इनका प्रॉब्लम है कि ओवरवेट है तो सभी प्रॉब्लम शुरू होने वाले हैं। डायबिटीज भी होगा, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, एंजाइना का प्रॉब्लम भी होगा, और आपको तो अर्थराइटिस भी होगा। सब होने वाला है। फिर अमेरिकन गवर्नमेंट को उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ईयरली $350 बिलियन एक्सपेंड करना पड़ता है हेल्थ सर्विसेज पे। तो अभी जॉर्ज बुश ने क्या किया कि स्कूल्स, कॉलेजेस में पेप्सी कोक बैन किया है और पिज्जा, बर्गर भी बंद किया है। और आप तो उसके लिए भागते हैं। अपने पास बहुत अच्छा फास्ट फूड है, रागी। जब भी रागी है तो पिज्जा के लिए क्यों जाने का? जिनके पास रागी नहीं है वो पिज्जा खाएंगे, अपने पास तो है। और सिर्फ रागी नहीं, बहुत सारा फास्ट फूड हमारे पास है। इडली से ज्यादा फास्ट फूड तो कुछ होता नहीं। आपको जानकर बहुत खुशी होगी, दुनिया में एक वर्ल्ड न्यूट्रिशनल कॉन्फ्रेंस होता है, एवरी सेकंड थर्ड ईयर में होता है। एक बार तो मैं उसमें गया, तो उसमें तो डिस्कस होता था कि बेस्ट क्वालिटी फूड क्या है। तो ये इडली एंड सांभर, ये तो बेस्ट क्वालिटी फूड है। और वर्ल्ड न्यूट्रिशनल कॉन्फ्रेंस में, जिसमें अमेरिकन एक्सपर्ट्स, चाइनीज एक्सपर्ट, जर्मन सभी तो आते थे, और भारत के लोग भी गए थे।
तो मैंने एक डाइटिशियन को पूछा, आप ऐसा कैसे बोलते हैं, इडली और सांभर बेस्ट क्वालिटी? उन्होंने कहा इजीली डाइजेस्ट होता है। इडली सांभर को डाइजेस्ट होने में 40 मिनट्स लगता है, सभी फूड्स को डाइजेस्ट होने में मिनिमम 3 आवर्स लगते हैं। और जो डाइजेस्ट होता है उसका सिस्टम समझना चाहिए। हमारे बॉडी में हम कुछ भी खाते हैं तो पेस्ट बनता है, सबसे आसानी से पेस्ट बनता है इडली, और जो पेस्ट जितनी आसानी से बनता है उतनी जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो इतना अच्छा अपने पास इडली है, सांभर है, बड़ा है, या तो डोसा है, या तो कुछ भी है, हम फिर पिज्जा बर्गर खाने जाएं, वो तो इडियोसिटी है और तो कुछ भी नहीं। तो आप कभी ये पिज्जा बर्गर नहीं खाना, केंटकी फ्राइड चिकन में नहीं जाना, मैकडोनल्ड का रेस्टोरेंट हुआ तो उसमें भी नहीं जाना, हमारे फैमिली में जो है वो खाना। एक और छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं आपको, ज्यादा आप टीवी नहीं देखना, ये इडियोटिक टीवी नहीं है, इडियट बॉक्स है। एक तो इडियोटिक एडवर्टीजमेंट देता है, दूसरा उसमें कुछ भी आता है, कुछ भी, सपोज करो सीरियल आता है, सास भी कभी बहू थी, घर घर की कहानी, तेरी मेरी कहानी, सभी सीरियल में सेंट्रल थीम क्या है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इंडियन सोसाइटी के लिए नहीं है, अमेरिकन सोसाइटी के लिए है। बिल क्लिंटन यही करता है, फिर वो प्रेसिडेंट भी हो जाता है, फिर भी उसकी बीवी के साथ उसका डाइवोर्स नहीं होता, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उनके लिए सामान्य बात है, लेकिन इंडियन सोसाइटी में तो नहीं है। फिर हमारे लिए वही हम देखें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, किसी का पत्नी है, किसी के पति के साथ भाग गया, किसी का पति किसी की पत्नी के साथ भाग गया, और हर एक सीरियल में एक ही स्टोरी है कि कोई अगर वुमेन है तो वो किसी के पति को, हस्बैंड को छीनने के लिए पूरा प्लान बना रही है, और कोई किसी के पत्नी को छीनने का। ये क्या फालतू बात है देखने का? आप बोलते हैं इसमें एंटरटेनमेंट होता है, एंटरटेनमेंट होता है, टेंशन होता है। वो कोई एंटरटेनमेंट थोड़ी है, टेंशन है वो तो इसलिए ज्यादा सीरियल नहीं देखना और फिल्म नहीं देखना। सभी फिल्में बोगस। फिल्म में क्या दिखाएंगे? एक हीरो आएगा, 25 स्टोरी बिल्डिंग में चढ़ेगा, फिर वहां से तो कूद जाएगा, कभी भी पैंट नहीं फटता उसका, इतना ऊंचे से कूद। अभी आप सोचो 25 स्टोरी, अगर कोई बिल्डिंग से कूदने वाला है तो वो तो मर जाने वाला है, हीरो का पैंट भी नहीं फटता। फिर दिखाएंगे एक हीरो आएगा, मोटरसाइकिल लेके चलेगा, दीवार तोड़ के निकलेगा, उसका सिर नहीं फटता, दीवार फट जाता है। फिर दिखाएंगे एक हीरो आएगा, ढिशुम ढिशुम करेगा, 1 मिनट में 20 विलेंस को मारेगा, गुंडों को मारेगा। अभी ये सब हीरो इतने पावरफुल हैं तो इनको ट्रक में भर के पाकिस्तान बॉर्डर पे क्यों नहीं भेज देता हमारे? और जो रियल लाइफ है ना, वो रियल लाइफ से अलग है। सिनेमा मीन्स रियल लाइफ, और अपना जीवन रियल लाइफ। रियल लाइफ में क्या होता है? वीरप्पन राजकुमार को पकड़ के ले जाता है, सिनेमा के पर्दे पर राजकुमार डिशुम डिशुम करता है, और वीरप्पन के साथ एक दिन भी डिशुम डिशुम नहीं किया। बल्कि लास्टली क्या हुआ, वीरप्पन ने 21 कोटी रुपए लेने के बाद राजकुमार को छोड़ा। तो सिनेमा के पर्दे पे राजकुमार तो ले लेता है वीरप्पन से, रियल लाइफ में तो वीरप्पन लेके जाता है राजकुमार। कोई भी हीरो नहीं है, सब जीरो है। कहां आप इनके चक्कर में फंसे? तो ज्यादा फिल्म नहीं देखना, बोगस है सब। और ज्यादा बोगस चीजें देखेंगे तो एंटरटेनमेंट नहीं होगा, टेंशन और बढ़ेगा। फिर आप पूछेंगे हम क्या करें? मैं आपको बताता हूं, बेस्ट क्वालिटी एंटरटेनमेंट होता है म्यूजिक से। आप फिल्में देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उसको तो बंद करके आप तो म्यूजिक तो सुनिए, और म्यूजिक सीख सकते हैं तो सबसे अच्छा, नहीं तो सुन तो सकते हैं। आप जानते हैं कर्नाटक में तो इतने अच्छे हमारे सभी म्यूजिशियन हैं, वोकलिस्ट हैं, वायलिनिस्ट हैं, फ्लूटिस्ट हैं, गिटारिस्ट हैं, इतना अच्छा म्यूजिक हमारे पास है। आप तो उसको सुनिए, बहुत एंटरटेनमेंट करता है। दूसरा, म्यूजिक में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो अच्छे तो बुक्स पढ़िए। कन्नड़ में बहुत अच्छे अच्छे बुक्स हैं। आपको तो माहिती है, मुझे तो अभी माहिती हुआ कि सबसे ज्यादा ज्ञानपीठ अवार्ड कन्नड़ भाषा में ही सभी साहित्यकारों को मिला है। अभी इतने बुक्स हैं तभी तो ये हुआ है, तो आप तो उनको पढ़िए, तो अच्छे बुक्स पढ़िए, नहीं तो म्यूजिक सुनिए, नहीं तो पेंटिंग करिए, पेंटिंग करिए, कुछ ड्राइंग करिए, पेंटिंग करिए, कुछ ऐसा करिए जिसमें आपका इमेजिनेशन का यूज होता है, वो बहुत मजा आता है। कोई एक अच्छा पेंटिंग बनाने के बाद आपको जितना
आनंद आएगा उतना कोई फिल्म देखने में नहीं आने वाला। और ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक काम करिए, घर में बातें करिए, गप्पे मारिए एक दूसरे से, चैटिंग करिए, बहुत जरूरी है वो। अभी क्या हुआ है, जो फैमिलीज में टेलीविजन है वहां कोई किसी को बात नहीं करता। मैंने बहुत फैमिलीज में देखा है, हस्बैंड वाइफ दोनों नजदीक में बैठ के टीवी देखते हैं, एक दूसरे को नहीं देखते, टीवी देखते हैं और चैटिंग भी नहीं करते, टीवी के साथ बात। इतने मूर्ख लोग हैं। टीवी से क्या होने वाला है? अभी बात करना है तो एक दूसरे से करिए। और कभी कभी कोई फैमिलीज में ऐसा होता है कि टीवी पे क्रिकेट मैच चालू है, अभी कोई एंटर कर गया तो वो इतना टेंशन, इतना गाली देते हैं, अभी इसको आने का था, अभी हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं। सपोज करो क्रिकेट मैच में भारत चैंपियन हो गया तो क्या मैसूर को पानी मिलने वाला है, नीर मिलने वाला है, कावेरी का प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है? इंडिया चैंपियन हो गया, सपोज करो इंडियन टीम क्रिकेट चैंपियन, तो क्या होने वाला है? आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नीर सप्लाई अच्छा हो जाएगा। काहे के लिए क्रिकेट देखना, टाइम वेस्ट करना फालतू में? तो ये टाइम वेस्ट करने का काम टीवी में, सिनेमा में ये नहीं करना। इससे अच्छा टाइम इज मनी, आपने सुना टाइम इज मनी, उसको वेस्ट करें हम, ये नहीं करना। आप उसको कुछ ना कुछ यूज करिए टाइम। अभी कुछ नहीं कर सकते तो किसी की सेवा करिए आप। कुछ भी गरीब लोग हैं, स्कूल्स नहीं जा सकते, उनको तो आप पढ़ा दीजिए, उनको तो कुछ सिखा दीजिए, उनको तो कुछ बता दीजिए, तो बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। तो ऐसा कुछ आप करेंगे तो उससे आपको पर्सनली तो बहुत कुछ लाभ होगा और हमारे देश को तो बहुत अधिक लाभ होगा। अगर ऐसा लाइफ स्टाइल हम सभी का हो जाए कि हम टेलीविजन के एडवर्टीजमेंट वाले प्रोडक्ट ना खरीदें, विदेशी प्रोडक्ट ना खरीदें, तो ईयरली 90,000 कोटी रुपए देश का सेव होगा। वो पैसे से यदि हम फैक्ट्रीज लगाएं, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं? वो पैसे से इंजीनियरिंग कॉलेज खोलें, कितने इंजीनियर हो सकते हैं? डॉक्टर कितने बना सकते हैं मेडिकल कॉलेज खोल के? कितना काम हम देश का कर सकते हैं? तो आप तो एक तो ऐसा कमिटमेंट करिए कि कभी भी लाइफ में फॉरेन प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे। अभी आप पूछोगे पता कैसे चलेगा फॉरेन प्रोडक्ट्स क्या, इंडियन प्रोडक्ट्स क्या? उसका एक सिंपल सोल्यूशन है। आप सपोज करिए मार्केट में गए, आपने ये पेन परचेज किया, ये सेलो नाम का पेन है। अभी ये चेक करना है वेदर इट इज अ इंडियन प्रोडक्ट और फॉरेन प्रोडक्ट। कैसे चेक करते हैं? ये पेन तो जिस भी रैपर में लपेटा हुआ है, रैपर होता है कोई ना कोई, वो रैपर को जरा देखिए क्या लिखा है। अभी रैपर में कुछ कंपनी का नाम होगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम होगा और मार्केटिंग कंपनी का। अभी नाम को पढ़िए क्या लिखा है। सपोज करिए ऐसा कुछ नाम है, सेलो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कॉलगेट इंडिया लिमिटेड, लिप्टन इंडिया लिमिटेड, ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड, लैक्मे इंडिया लिमिटेड, इमामी इंडिया लिमिटेड। इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड ये भी है, वो सभी फॉरेन प्रोडक्ट्स। और यदि नॉन इंडिया लिमिटेड है, वो सभी इंडियन प्रोडक्ट्स। तो सेलो का जब भी रैपर चेक करेंगे तो उसमें है सेलो प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया नहीं है, इट मीन सेलो इंडियन प्रोडक्ट्स। और पार्कर इंडिया लिमिटेड है, इट मीन्स पार्कर फॉरेन प्रोडक्ट्स। इसी तरह से आप मार्केट में कुछ भी चेक कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया, नाम तो देख लिया, इंडिया लिमिटेड है तो वापस देने का नहीं लेंगे, और जो नॉन इंडिया लिमिटेड है वो सभी इंडियन प्रोडक्ट्स। इसका एक और सिंपल वे बताता हूं। मैंने एक लिस्ट बनाया हमारे डेली लाइफ में कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इंडियन है और कौन से फॉरेन है, उसका एक लिस्ट बनाया, वो कन्नड़ में। अभी मेरा जब भी उपन्यास पूरा होगा आप सभी को एक लिस्ट देंगे, उसका कुछ शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो लिस्ट में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन है, कौन सा इंडियन प्रोडक्ट, कौन सा मल्टीनेशनल प्रोडक्ट। वो लिस्ट को आप संभाल के रखिए, जब भी मार्केट जाएं उसको देख लीजिए, फिर जो उसमें इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वही परचेज करके लाए। वो लिस्ट को आप कॉपी कर सकते हैं, उस पर मेरा कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का राइट है। मेरा कॉपीराइट क्यों नहीं है? क्योंकि मैं चाहता हूं उसका मैक्सिमम यूज हो। तो वो कैसे हो सकता है? आपने लिस्ट लिया, उसका कॉपी करके आपके किसी रिलेटिव को दिया, आपने उसका कॉपी करके किसी और को दिया, इस तरह से उसका मैक्सिमम कॉपी बनाइए और बहुत अच्छा हो जाएगा। एक और अच्छा काम यदि कर सकें तो मैंने आपसे कहा कि थोड़ा अगर आपको खाली समय है, कुछ आपको ज्यादा काम नहीं है करने के लिए, सपोज करिए संडे है, तो कुछ बच्चों को तो ये बताइए पेप्सी मीन्स टॉयलेट क्लीनर, ये मीन्स ये मीन्स ये। उनको माहिती नहीं है क्योंकि टीवी बताता नहीं, उनके पेरेंट्स को भी माहिती नहीं क्योंकि उनको भी कोई बताने वाला नहीं। तो आपको मैंने कहा आप किसी और को कह सकते हैं। तो ऐसा थोड़ा भी आप ट्राई करेंगे, सपोज करो 10 फैमिलीज में आपने बता दिया और 50% ने उसको फॉलो कर लिया, बहुत बड़ा देश सेवा का काम आपने किया।
ऐसे कुछ कुछ फैमिलीज में जाके आप थोड़ा भी अगर बोल सकें तो कर सकते हैं। अभी इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। अभी इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा? तो मैंने कुछ छोटे छोटे बुक्स बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी कोक के बारे में बनाया, कॉलगेट क्लोजअप के बारे में बनाया, ये फेयर एंड लवली कैसे बनता है इसके बारे में, ऐसे छोटे छोटे कुछ बुक्स बनाए, वो कन्नड़ में है। आप वो बुक्स परचेज कर सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन है कि वो बुक्स लेने के बाद जब भी मौका मिले दूसरे को जरूर देना पढ़ने के लिए। यदि बुक आपको अच्छा लगे तो उसका भी कॉपी कर सकते हैं, उसमें भी कॉपीराइट नहीं है। आप चाहें तो बुक को अपने नाम से पब्लिश करके दूसरे को दे सकते हैं, मेरा नाम निकाल के अपना लिख सकते हैं, मुझे उसमें कुछ तकलीफ नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो मैक्सिमम लोगों को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं, और वही तो काम है। उसी के लिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। एक लास्ट रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं। मैंने आपसे शुरू में कहा कि भारत को बहुत अधिक साल हो गया है, 102 लाख कोटि रुपए। अभी ये वापस देने का है, रिपे करने का है, क्योंकि अगर ये साल हम नहीं देंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स देश में आने वाले हैं। अभी कैसे वापस होगा ये साल? उसके लिए मैंने एक कैंपेन स्टार्ट किया है। भारत के जो भ्रष्ट राजकारणी है, करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, वो बहुत रिश्वत लेते हैं, घूस लेते हैं, और वो सभी पैसा स्विस बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। भारत देश में एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। वो इंस्टीट्यूट में थोड़े समय पहले मैंने उनको एक एप्लीकेशन किया था। एप्लीकेशन ये किया था कि इंडियन पॉलिटिशियंस का स्विस बैंक में कितना डिपॉजिट है वो तो माहिती दे दीजिए। अभी 5 इयर्स उन्होंने रिसर्च किया, तभी बताया उन्होंने कि इंडियन पॉलिटिशियंस का स्विस बैंक में $1000 बिलियन है। अभी इसको मैं कन्नड़ में बोलूंगा तो 48 लक्ष कोटि रुपए। अभी 48 लक्ष कोटि रुपए पॉलिटिशियंस का स्विस बैंक में है, और 18 लक्ष कोटि रुपए हमारा लोन है। तो मैंने कैंपेन ये शुरू किया है कि जो पैसा स्विस बैंक में है उसको इमीडिएट भारत में वापस लाओ, तो उससे हम लोन फ्री हो सकते हैं। अभी वो कैसे आने वाला है? उसके लिए पार्लियामेंट में एक कानून बनाना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट किया। मैं बहुत सारे लोगों से, 7 कोटि भारतीय नागरिकों से सिग्नेचर लेके पार्लियामेंट में देने वाला हूं। पार्लियामेंट को कहने वाला हूं कि आप एक लेजिस्लेशन, लॉ बनाइए कि स्विस बैंक का जो मनी है वो भारत का नेशनल प्रॉपर्टी है। ऐसा लॉ बनाने का है। क्यों बनाने का? क्योंकि स्विस बैंक का रूल है कि वहां नेशनल प्रॉपर्टी डिपॉजिट नहीं होता कभी भी। वो पर्सनल प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी डिपॉजिट करते हैं, नेशनल प्रॉपर्टी नहीं कर सकते। तो अभी जितना भी मनी है वो नेशनल प्रॉपर्टी नहीं है, पर्सनल है। अभी हम उसको नेशनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर करें बाय लॉ तो इमीडिएट वो हमको रिटर्न होगा, पूरा पैसा वापस मिलेगा। तो 48 लक्ष कोटि रुपए मिलेगा, तो 18 लक्ष कोटि रुपए लोन का दे देंगे तो लोन फ्री हो जाएंगे। फिर 32 लक्ष कोटि रुपए बचेगा, उसको फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे, उसका जो इंटरेस्ट आएगा उसी से देश का तो बजट चल जाएगा। टैक्स भी लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, टोटल इकोनॉमी टैक्स फ्री हो सकती है। और उतने पैसे से हम कुछ भी कर सकते हैं। सपोज करो हम रोड्स बनाएंगे तो गोल्डन रोड्स बना सकते हैं पूरे देश में, या तो हम उस पैसे से फैक्ट्रीज खोलेंगे तो कितना फैक्ट्रीज हो सकता है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, कुछ भी हम कर सकते हैं। वो पैसा हमको वापस चाहिए। तो उसके लिए एक सिग्नेचर कैंपेन मैंने प्रारंभ किया। आप उसमें कुछ सपोर्ट करिए। एक तो सपोर्ट ये करिए, आपका सिग्नेचर उसमें दीजिए। दूसरा तो आपके फैमिली मेंबर से दे दीजिए। और मैं क्या करने वाला हूं, जब भी पार्लियामेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो सभी सिग्नेचर्स लेके मैं सुप्रीम कोर्ट में एक केस करने वाला हूं, पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट, सभी पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट, वो किसी भी पार्टी के हो। सुप्रीम कोर्ट में मैं इतना ही कहने वाला हूं, इन सभी का स्विस बैंक में डिपॉजिट है, आप चेक करिए। और स्विस बैंक को अथॉरिटीज है कि वो किसी का भी चेक कर सकते हैं। अब वो चेक करने में पता चल गया कि इतना पैसा है तो फिर पॉलिटिशियंस को पूछा जाएगा कहां से आया ये पैसा आपके पास, आपने कहां से लाया, आपका कोई फैक्ट्री है क्या, आप कुछ बिजनेस करते हैं क्या। और पॉलिटिशियंस इस देश में कुछ नहीं करते सिवाय करप्शन के। वो प्रूव नहीं कर सकते कि ये हमारा पैसा है, नहीं प्रूव कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा ये नेशनल प्रॉपर्टी है। अभी आप पूछेंगे ऐसा कभी हुआ है? लास्ट डे का आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए। लास्ट डे मीन्स 17 जुलाई, आज तो 18 जुलाई है। 17 जुलाई का यस्टरडे न्यूज़पेपर पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है। 16 जुलाई को भी है, 17 को भी है। न्यूज क्या है? फिलीपींस नाम का एक कंट्री है, वहां पे ऐसा हो गया है। फिलीपींस के सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को, मंडे मीन्स 14 जुलाई, मंडे को एक जजमेंट किया है। फिलीपींस के सभी टॉप पॉलिटिशियंस का जो स्विस बैंक अकाउंट है वो फिलीपींस का नेशनल प्रॉपर्टी है, ये जजमेंट है।
अभी जानते हैं इसका क्या हो गया। थर्सडे को, मंडे को जजमेंट आया, थर्सडे को स्विट्जरलैंड के बैंक ने, स्विस अथॉरिटीज ने फिलीपींस को $630 मिलियन रिटर्न किया है। अभी फिलीपींस में ये हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? तो हमको ये करने का है। इसमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। एक तो आपका पर्सनल कंट्रीब्यूशन सिग्नेचर देके, दूसरा आपके फैमिली मेंबर से सिग्नेचर लेके। इसी तरह का कुछ और भी कंट्रीब्यूट करना चाहें, आपके पास थोड़ा स्पेयर टाइम है तो मुझे कुछ वॉलंटियर्स चाहिए ये पूरा काम करने के लिए। तो मैं क्या करता हूं, कुछ ट्रेनिंग कैंप करता हूं, यानी कुछ वॉलंटियर्स मिलते हैं तो उनको मैं ट्रेनिंग देता हूं। वो ट्रेनिंग लेके फिर किसी को भी ट्रेन कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस के लिए किसी को। तो आप यदि कुछ वॉलंटियर्स बन सके तो बहुत अच्छा होगा। मैं नेक्स्ट ईयर दिसंबर लास्ट वीक में मैसूर में एक ट्रेनिंग कैंप करने वाला हूं। तो अभी आप अगर वॉलंटियर बनना चाहते हैं ये पूरे कैंपेन में जिसमें मैं लगा हूं तो आप आ सकते हैं। इसमें कुछ फीस नहीं लगता, तो उसका ट्रेनिंग मैं दे सकता हूं। सपोज करिए एक छोटा सा काम बताता हूं। आजकल आप देखते हैं घर घर में बहुत सारे डिसीज हो गए। सपोज करिए एंजाइना का प्रॉब्लम बहुत हुआ, हार्ट का प्रॉब्लम। अभी एंजाइना के प्रॉब्लम में क्या होता है कि डॉक्टर सीधे रेफर करता है आप ओपन हार्ट सर्जरी करा लो, और ओपन हार्ट सर्जरी मीन्स 5 लाख रुपए खर्च। आप जानते हैं ओपन हार्ट सर्जरी का कोई आवश्यकता नहीं है। विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी भी एंजाइना का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। आप पूछेंगे कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि आपका प्रॉब्लम ये है कि आर्टरीज ब्लॉक हुआ है। हार्ट का प्रॉब्लम का माने आर्टरीज ब्लॉक हुआ है। आर्टरीज से ब्लड सप्लाई होता है हार्ट के लिए, वो रुक गया है, ये है प्रॉब्लम। अभी वो आर्टरीज जो ब्लॉक हुआ है उसको ओपन करिए। अभी ओपन कैसे हो सकता है? उसके लिए ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं, विदाउट ऑपरेशन ओपन होता है। कैसे होता है? बिसी नीर पीने से और सोरेकाई जूस पीने से। सोरेकाई होता है, सोरेकाई, उसका जूस यदि पर डे 1-2 गिलास सुबह सुबह कोई भी पिएगा उसके सभी ब्लॉकेज निकल जाते हैं विदाउट एनी ऑपरेशन। अभी ये माहिती डॉक्टर नहीं देता। प्रॉब्लम क्या है कि उसको 5 लाख रुपए दिखता है। मेरा एक दोस्त है, वो दिल्ली में कार्डियक सर्जन है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में काम करता है, डेली 15 ऑपरेशन करता है। एक बार मैंने उसको पूछा जब भी तुमको हार्ट अटैक आएगा तुम क्या करोगे? उसने कहा सोरेकाई जूस पीने वाला, फिर बिसी नीर पीने वाला। मैंने पूछा क्यों पीने वाले? उसने कहा इसी से ब्लॉकेज निकलता है। तो मैंने कहा तुम ऑपरेशन क्यों नहीं करोगे अपना? उसने कहा नहीं, ऑपरेशन से तो कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। फिर मैंने पूछा क्यों नहीं होता? उसने कहा ऑपरेशन के बाद भी हार्ट अटैक आता है, तो उसका 5 लाख तो पानी में जाने वाला है। तो मैंने कहा तुम ये पेशेंट को बता दे क्यों नहीं? उसने कहा मेरा धंधा बंद हो जाएगा, मुझको तो इनकम इसी से होती है। फिर उसने मुझे एक बहुत सीरियस बात बोला, जितने भी भारत में कार्डियक सर्जन है वो अपना कभी भी ओपन हार्ट सर्जरी नहीं कराते, कभी भी नहीं कराते। वो सबका काटते रहते, हार्ट निकाला कट करके दूसरे को लगाया, दूसरे, ये सब चलता है क्योंकि उनको बिजनेस है ये सब। आप सोचिए कितने लोग इसमें फंस जाते हैं। और डॉक्टर्स कैसे आपको ट्रीट करते हैं? सपोज करिए आप किसी एंजाइना एक्सपर्ट के पास गए, आपने कहा मुझे चेस्ट पेन होता है, वो कहेगा एंजियोग्राफी कराओ। आपने एंजियोग्राफी करा लिया, एंजियोग्राफी के बाद वो बोल देगा 70% ब्लॉकेज है। अभी मैं आपको सिंसियरली बताता हूं 70% ब्लॉकेज मींस नॉर्मल है सब कुछ, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि सब कुछ नॉर्मल है, वो कहेगा 70% ब्लॉकेज है। वो तो सभी को होता है 70% ब्लॉकेज। हार्ट के आर्टरी 70% तो ब्लॉक रहते हैं ऑलरेडी, 30% ही काम करते हैं। वो मेरे हो या बोरिस बेकर के हो, जो बहुत ज्यादा दौड़ भाग का काम करते हैं ना, उनका भी 30% ही ओपन रहता है आर्टरीज। वो कैसे बोलेगा? वो कहेगा 70% ब्लॉकेज है। आप तो सोचेंगे अरे ये तो प्रॉब्लम हो गया, अभी तो हमारा हार्ट 30% ही काम कर रहा है। सभी का हार्ट उतना ही काम करता है। आपको माहिती है हार्ट 30% ही काम करता है, किडनी 15% काम करती है। 100% शरीर का कोई भी ऑर्गन काम नहीं करता कभी भी। अगर करने लगेगा तो आप इतने हाइपर एक्टिव हो जाएंगे कि बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको कहीं पकड़ के रखना। शरीर का कोई भी ऑर्गन 100% कभी भी काम नहीं करता। अगर किसी ने कहा आपका किडनी फेल हो गया, समझना 15% अभी भी काम कर रहा है। किसी ने कहा लीवर फेल हो गया, 15% काम कर रहा है। तो उनकी जो टर्मिनोलॉजी है वो हमको चूंकि माहिती नहीं है, इसलिए हम फंस जाते हैं। अभी ऐसा कभी भी हो जाए
तो किसी को भी बोलना नहीं ऑपरेशन कराना, तो वो बोलेगा क्या करने का, उसको बोलो बिसी नीर पीना, लंच के बाद, डिनर के बाद, और जितना जास्त जैसे चाय होता है, कॉफी होता है, उतना बिसी नीर पीना और सोरेकाई जूस पीना। विद इन 3 मंथ्स उसका सभी ब्लॉकेज निकल जाएगा। अभी ब्लॉकेज निकल जाएगा, उसको रिलीफ हो जाएगा, उसका 5 लाख रुपए बच जाएगा, वो आपको तो नमस्कार करना शुरू कर देगा कि आप तो बहुत बड़ा काम करते हैं। अभी ये एक छोटा सा मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, ऐसे मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उसी का मैं ट्रेनिंग देता हूँ। कुछ हेल्थ के लिए इन्फॉर्मेशन है, कुछ पर्सनल लाइफ के लिए, उसके लिए ट्रेनिंग कैंप करता हूँ। आप अगर उसमें आएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। बस करना यह है कि उनको पास ऑन करना है। आपने इन्फॉर्मेशन लिया, दूसरे को देना, उसने लिया, उसको दूसरे को देना। तो हमें हमारे सोसाइटी को डिसीज फ्री बनाना, हमारे कंट्री को लोन फ्री बनाना, हमारे कंट्री को करप्शन फ्री बनाना, ये काम के लिए ये सब है। तो आप भी अगर इसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट करें तो बहुत अच्छा है। कंट्रीब्यूशन के लिए आप अगर इसमें वॉलंटियर बनना चाहते हैं तो आपका पोस्टल एड्रेस, आपका नेम, आपका पोस्टल एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल नंबर, जो भी है, आप तो एक स्लिप में लिख के देना। यहां पर जब भी बाहर जाएंगे तो वहां एक स्टॉल लगा, वहां पे एक स्लिप रखा हुआ, उसमें ये सभी आप लिख के दे देना। वो वॉलंटियर्स हैं जो बाहर खड़े हैं, जब भी नेक्स्ट शिविर होगा, कैंप होगा, वो आपको इन्वाइट कर लेंगे, आप आके ट्रेनिंग लेंगे, फिर दूसरे को बता सकेंगे। तो ऐसा कुछ करेंगे तो बहुत अच्छा। और बाहर जाएंगे तो एक पैम्पलेट है, मैंने आपसे कहा स्वदेशी क्या विदेशी क्या, क्या लेना क्या, वो पैम्पलेट जरूर लेके जाना। कुछ बुकलेट्स हैं, आपको चाहिए तो ले सकते हैं, कुछ कैसेट्स भी हैं, उसमें यही स्पीच रिकॉर्ड किया हुआ है जो आपको मैंने सुना है, आप चाहें तो किसी को सुना सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे भी कॉन्ट्रीब्यूशन आप करेंगे तो इस देश के लिए बहुत बड़ा सेवा हो सकता है। यही कहने के लिए आया, धन्यवाद। एक और वैसे याद आ गया तो बोल देता हूं चलते चलते, यदि डेली बिसी नीर आपने पीना शुरू किया तो आप चाहे उतना वेट लूज करते हैं। आजकल ओवरवेट का प्रॉब्लम है ना, तो कोई जिम में जाता है, तो कोई कहीं जाता है, कोई टेबलेट खाता है, कोई कुछ खाता है, ये सब प्रॉब्लम एक सिंपल सोल्यूशन से निकल जाता है। आप बिसी नीर पीजिए, जितना चाहे वेट उतना लूज हो सकता है। 10 किलोज करना है 10 किलोज हो जाएगा, 15 किलो करना है उतना लूज हो जाएगा, विदाउट एनी स्ट्रेन। इतना सिंपल ट्रीटमेंट है, तो आप करके देखिए। ऐसे छोटे छोटे बात आप करके दूसरे को कराएं। ऐसी अब शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।